नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में दिसंबर 2025 के एडवांस लेवल के एमसीक्यू को हल करेंगे। करंट अफेयर के सारे सवाल होंगे। सोर्स हमारा अपना ही है, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। सारे सवाल खुद से ही बनाए हुए हैं। एक एक सवाल को ध्यान से देखिएगा, हल करने का प्रयास भी कीजिएगा। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ढंग से अगर आपने इस प्रकार के इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू को डिटेल में कवर कर लिया तो न केवल करंट अफेयर बल्कि जीएस का पोर्शन भी आपका तैयार हो जाता। अब देख ही रहे सवाल के स्टैंडर्ड क्या है। पांचों सवाल से आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा। तो इसमें 100 सवाल हैं टोटल। पूरी कोशिश होगी कि एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट किया जाए। जितने देर का होगा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितने देर का होगा, पूरी कोशिश होगी इसी वीडियो में इसको कंप्लीट किया जाए। अंत तक देखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर सवाल को रुक करके वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट भी करना है, हल भी करना है कि क्या उसका सही आंसर होगा। इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो पेड पीडीएफ ग्रुप में मिलेगा। वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। जितने दिनों की आपकी इच्छा हो उतने दिनों का सारा पीडीएफ आपको मिल जाता है। शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है संचार सारथी पोर्टल के बारे में। मैंने अपना इसलिए ऑफ कर दिया ताकि आपके सवाल को बड़ा करके दिखा सकूँ, जिसको आप आसानी से हल करें। यह दूरसंचार विभाग की एक नागरिक केंद्रित पहल है जिसका उद्देश्य खोए हुए फ़ोन को ट्रैक करना, संदिग्ध कॉल की रिपोर्ट करना है। संदिग्ध कॉल भी क्या शामिल है इसमें? सरकार ने स्मार्टफोन निर्माताओं को मार्च 2026 से बेचे जाने वाले नए उपकरणों में इस ऐप को पूर्व स्थापित प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। ओपन सोर्स विश्लेषण से पता चलता है कि यह ऐप कॉल लॉग या लोकेशन जैसी किसी भी व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचे बिना काम करता है। कौन सा इसका सही हो जाएगा? कौन सा इसका सही हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। यहाँ पर सही होगा, केवल 1 होगा। इस आंसर पर मत जाइएगा, केवल 1 होगा, केवल 1 होगा इस वाले में। क्यों? क्योंकि जब ये सवाल मैंने बनाया था तो उस दौरान ये चीज़ था कि भाई इसमें मार्च 2026 के बाद से जितने भी फ़ोन आएंगे, जितने भी आपके टैब आएंगे, उन सभी में यह प्री इंस्टॉल होगा। लेकिन लोगों का जब आउटरीच हुआ, लोगों का विरोध जब हुआ कि यह प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ है, सरकार हर किसी को ट्रैक करना चाहती, हर किसी के फ़ोन के बारे में जानकारी रखना चाहती है, तो सरकार ने इसकी अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया। इसलिए आज के संदर्भ में दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। लेकिन दिसंबर माह में जाएंगे अगर आप, तो दिसंबर माह के हिसाब से इसका 1 और 2 सही होना चाहिए था। तीसरा भी गलत है, तो केवल 1 इसका आंसर हो जाएगा। केवल 1 इसका आंसर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा बनाया गया एक सरकारी ऐप है जो IMEI के आधार पर चोरी या खोए हुए फ़ोन को ट्रैक करता है। उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध कॉल और संदेश की रिपोर्ट करने की सुविधा भी देता है कि कोई आपको संदिग्ध रूप से कॉल या संदेश प्राप्त हो तब उसे भी यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसकी अनिवार्यता को अब ख़त्म कर दिया गया है। ओपन सोर्स टेस्टिंग से पता चला है कि ऐप बिना स्पष्ट सहमति के फ़ोटो, फाइलें, कॉल लॉग, ईमेल, स्थान, ये सारी जानकारी एकत्रित करता है। इसलिए माना जा रहा था कि सरकारी निगरानी तंत्र का यह हिस्सा हो सकता है संचार साथी ऐप। संचार साथी प्लेटफॉर्म भी है एक भारत सरकार का, जिस पर जाकर के आप ये देख सकते हैं कि आपके फ़ोन नंबर या आपके आधार नंबर से कितने सारे सिम खरीदे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि संचार साथी ऐप संदिग्ध या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन की पहचान करने, उन्हें ब्लॉक करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? IP एड्रेस का, MAC नंबर का, मैक एड्रेस जिसको कहते हैं, IMEI नंबर का, या सिम कार्ड का ICC ID जो होता है इसका। किसकी पहचान, किसके द्वारा चोरी या मोबाइल फ़ोन जो हो जाते हैं, गुम जाते हैं, उनकी पहचान करता है? ये किसका उपयोग करके उसे ट्रैक करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा IMEI नंबर जो फ़ोन का होता है उसका यूज करके संचार साथी ऐप जो है यह फ़ोन को ट्रैक करता है। और आप ब्लॉक भी कर सकते हैं अपने फ़ोन को, ताकि उस फ़ोन को कोई ओपन ना कर सके, उसमें कोई सिम काम नहीं करेगा उसके बाद से। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि हाल ही में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के ऐतिहासिक निचले स्तर को पार कर गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस गिरावट के या का प्राथमिक कारण है या हैं? ये बताना है आपको। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों में से चयन कीजिए कि भारतीय रुपया अब तो 95 के पार चला गया है, लेकिन दिसंबर में 90 के पार गया था, तो उस दौरान हमने पढ़ा था इसके बारे में। अब आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका क्या कारण बताया जा रहा है। और आज भी यही कारण है बंधुओं, कोई खास अलग कारण नहीं है। भारतीय इक्विटी से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का भारी बहिर्वाह, यानी कि हमारे जो शेयर मार्केट है वहाँ से विदेशी लोगों का जो पोर्टफोलियो निवेश था वो सारे बाहर चले गए हैं क्या? अमेरिका भारत व्यापार समझौता के संबंध में अनिश्चितता और देरी। आज जो है अमेरिकी टीम भारत पधारी है
और आज जाकर के अमेरिका का डील फाइनलाइज हो सकता है। डील पर हमने शुरुआती फाइनल किया था, लेकिन वो डील अभी तक साइन नहीं किया गया है। घरेलू आयातकों द्वारा डॉलर की मांग में भारी कमी, किस कारण से यह 90 के पार चला गया? तीनों में से चयन कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर सवाल का आंसर भी निकालना है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 and 2 ओनली, 1 and 2। घरेलू आयातकों द्वारा डॉलर की मांग में भारी कमी, इसके कारण से रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है, बल्कि डॉलर की मांग में भारी बढ़ोतरी और रुपये के मांग में भारी कमी, इसके कारण से रुपया कमज़ोर हुआ है। एक ही चीज़ चलता है, एक होता है सप्लाई और एक होता है डिमांड। किसी चीज़ का मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाए, जैसे आम की फसल बहुत अच्छी हो जाए, सबके घर में खूब आम फल जाए, तो आम का दाम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वहीं पर मैंगो का फसल अगर कम हो गया, यानी कि सप्लाई कम हो गया, डिमांड तो है ही, तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट उसका जो है वो बढ़ जाएगा। और किसी चीज़ का डिमांड बहुत कम है तो उसका कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भारतीय रुपये का अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होगा तो रुपये का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और भारतीय रुपये का डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगा, इसका वैल्यू बिल्कुल कम हो जाएगा। तो रुपये का डिमांड नहीं होगा तो किसका डिमांड होगा भाई? डॉलर का है। तो डॉलर का डिमांड अगर ज़्यादा हो जाएगा तो डॉलर की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, रुपये जो है यह नीचे गिराएगा, रुपये जो है यह नीचे गिराएगा। यही काम करता है सप्लाई और चेन, सप्लाई और डिमांड, इन्हीं दो सिद्धांतों पर काम करता है जो आजकल की फ्री इकॉनमी है। तो इसका आंसर 1 and 2 हो जाएगा, 1 and 2 हो जाएगा। देखते हैं ज़रा इसके आंसर को। रुपया 90 का स्तर पार करने का मुख्य कारण 2025 में FPI फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारत से लगभग में 1.5 लाख करोड़ रुपये की निकासी है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की अनिश्चितता है। उसके अलावा क्योंकि आयातक तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉलर की बढ़ी हुई मांग है, न कि कम हुई मांग। तो डॉलर की मांग बढ़ी है, रुपये की मांग कम हुई है, इसके कारण से डॉलर मजबूत हुआ, रुपया कमज़ोर हो गया। यही इसमें है, ये आपसे पूछा जाएगा, इसको ज़रूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एक सवाल है, ये बड़ा ही अचंभा करने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत की आर्थिक डेटा की हालिया ग्रेडिंग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। IMF के द्वारा भारतीय इकोनॉमी को ABC में से किसी एक कैटेगरी में रेटिंग किया गया था, उसी के बारे में यह सवाल है। IMF ने भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी GDP डेटा के लिए A ग्रेड प्रदान किया है। दिसंबर 2025 का यह न्यूज़ है। IMF द्वारा उजागर किए गए प्रमुख मुद्दों से एक भारत का GDP और CPI की गणना के लिए पुराने आधार वर्ष 11-12 के आधार पर वर्ष पर गिनना है। क्या इसके कारण से भारत की C ग्रेडिंग की गई थी, या A ग्रेडिंग या B ग्रेडिंग की गई है? क्या बताइए मुझे कि GDP और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की गणना आज भी हम 2011-12 के बेस ईयर के आधार पर कर रहे हैं। कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? एक केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न तो दो? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। दूसरा सही है, यहाँ पर पहला गलत है, क्योंकि भारत को इकोनॉमी को IMF के द्वारा C ग्रेड का दर्जा दिया गया है। C ग्रेड का दर्जा दिया गया, अर्थात निम्नतम श्रेणी दिया गया था कि भारत अपने कैलकुलेशन और सांख्यिकी पद्धति को सही नहीं कर रहा है, इसलिए IMF ने हमारी भारत के राष्ट्रीय लेखा डेटा को C ग्रेड दिया था कि भारत के इकोनॉमी का जो लेखा गणना किया जाता है वो गणना का लेवल सही नहीं है, पुराने बेस ईयर को उपयोग किया जा रहा है, और गणना में इस प्रकार की चीज़ों को उपयोग किया जा रहा है कि आंकड़े जो है, डेटा जो है वो अतिशयोक्तिपूर्ण आ रहे हैं, बढ़ चढ़ करके दिख रहा है। जबकि अमेरिका और UK को A ग्रेड मिला। कथन 2 सही है। IMF ने पुरानी कार्यप्रणाली देरी को उजागर किया, विशेष रूप से GDP, IIP, CPI के लिए पुराने 11-12 के आधार वर्ष की आलोचना की गई और सरकार से कहा गया कि आप आधार वर्ष में सुधार भी करेंगे। हमने ये भी पढ़ा था कि सरकार ने आधार वर्ष में सुधार किया है। तो आप मुझे बताएंगे कि हमारा न्यू बेस ईयर क्या है GDP की गणना के लिए? ये मैंने पढ़ाया हुआ है और आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय नौसेना बित्रा द्वीप का एक नया पूरी तरह से चालू नौसैनिक दस्ता स्थापित कर रही है। बित्रा द्वीप पर क्या ऐसा कर रही है क्या भारतीय सेना? भारतीय नौसेना के बारे में है। भारतीय वायुसेना अगत्ती द्वीप पर अपनी मौजूदा सुविधा का विस्तार कर रही है और मिनिकॉय द्वीप पर एक नया एयरबेस बना रही है। ये हमने पढ़ा था, लक्षद्वीप की मैपिंग भी की थी और उसी इसके संबंध में सवाल पूछ लिया। आप तो भूल भी गए होंगे इन फैक्ट को। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों को दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, दोनों कथन सही दिए गए हैं, दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी रुचि और समुद्री डकैती के बढ़ते खतरे के कारण लक्षद्वीप का सामरिक महत्व बढ़ गया है। बित्रा द्वीप पर एक नया नौसैनिक दस्ता तैनात किया जा रहा है नेवी के द्वारा। अगले वर्ष तक यानी कि 2026 के अंत तक यह पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। वायुसेना अगत्ती द्वीप पर एयरफील्ड का विस्तार कर रही है। मिनिकॉय पर नया बेस बना रही है। भविष्य में रसद और इत्यादि के लिए यहाँ पर ड्रोन वगैरह भी तैनात किए जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है जिसमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पर राष्ट्रीय कार्य योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये सब सवाल तो यूपीएससी में ही पूछे जा सकते हैं गुरु। पूरी तरीके से वन हेल्थ दृष्टिकोण पर आधारित 5 वर्षीय रणनीति 2025 से 29 बनाया गया है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के लिए। बताइए, NAP नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को लेकर के जो पॉलिसी बनाई गई है, राष्ट्रीय कार्य योजना, उसके बारे में क्या पहला कथन सही है? 5 वर्षों के लिए 25 से 29 के लिए बनाया गया है क्या? इसका उद्देश्य खाद्य उत्पादक पशुओं विकास वर्धक के रूप में एंटी माइक्रोबियल के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ऐसे पशु जिसका भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, बकरा हो, मुर्गी हो, फिश हो, ये सारे, इनमें भी अगर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, अगर इसमें भी एंटीबायोटिक या अलग अलग चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है तो उसको भी रोकना है क्या? भारत वर्तमान में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की दर दुनिया में सबसे कम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस 2.0 25-29 भारत की 5 वर्षीय बहुक्षेत्रीय रणनीति है जो वन हेल्थ दृष्टिकोण पर आधारित है, अर्थात मानव, पशु, कृषि, पर्यावरण के एकीकरण करते हुए लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, इसको वन हेल्थ का नाम दिया गया है। इसका एक प्रमुख लक्ष्य पशुओं विकास वर्धक ग्रोथ प्रमोटर्स के रूप में जो एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है, और उस पशु को जब आप खाते हैं या उसके दूध को पीते हैं तो एंटीबायोटिक आपके शरीर में भी प्रवेश कर जाता है और आपका शरीर पहले से ही उस प्रकार के एंटीबायोटिक के लिए खुद को तैयार कर लेता है, जिससे जब आपको सर्दी, बुखार या कोई और बीमारी होती है तो आपके ऊपर में एंटीबायोटिक काम नहीं करता। इसी को क्या कहा जाता है? एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। जब इंसानों के ऊपर में एंटीबायोटिक भी काम करना बंद कर दे तो उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग खत्म करना है। कोलोस्टीन जैसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाना है। कोलोस्टीन मुख्य रूप से पशुवर्धक ग्रोथ प्रमोटर के रूप में यूज किया जाता है। कथन 3 गलत है। भारत में AMR की दर विश्व में सबसे अधिक है। जैसे ई कोलाई में 34% प्रतिरोध भारत में पाया जाता है। 71.9% एंटीबायोटिक उपयोग दर है भारत में, जो कि दुनिया में सर्वाधिक है। कुछ भी हुआ तो दुकान पर जाकर के एंटीबायोटिक खा लो, और इसके कारण से अगली बार जो बीमार पड़ते हैं तो उनको और हाई पावर की एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। जबकि मानव का शरीर जो है बंधुओं, वो शरीर खुद से खुद को रिपेयर कर सकता है, खुद से खुद को सही कर सकता है, लेकिन हम उतना समय ही नहीं देते। माथा गर्म हुआ नहीं कि 500 mg का तुरंत से दवाई उठा करके खा लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में ये हमने पढ़ा था न्यूज़पेपर में। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया यह महोत्सव नागालैंड का एक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो किसासा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। किसामा हेरिटेज विलेज में, क्या यह सही है भाई? किसामा में आयोजित किया गया है क्या? मुझे तो नहीं पता है, आपको पता हो तो बताइए। हाल ही में फिर से लागू की गई संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था PAR के तहत विदेशी नागरिकों को महोत्सव के दौरान नागालैंड जाने के लिए किसी विशेष परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। प्रोटेक्टेड एरिया जो रेगुलेशंस भारत के सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं, उसके बारे में यह सवाल है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 ही स्टेटमेंट है यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। यहाँ पर केवल 1 सही है। कौन सा सही है? तो दूसरा बिल्कुल गलत दिया हुआ है। नागालैंड और इत्यादि जो हमारे प्रोटेक्टेड एरिया हैं, वहाँ पर जाने के लिए विशेष परमिशन की आवश्यकता होती है। इसका आंसर A हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रमुख आयोजन है जो किसामा हेरिटेज विलेज में होता है। यहाँ सभी प्रमुख नागा जनजातियाँ अपनी सांस्कृतिक और मोरुंग पारंपरिक झोपड़ियाँ प्रदर्शित करते हैं। म्यांमार में अस्थिरता के कारण केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 में PAR अर्थात प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम
को फिर से लागू कर दिया, जिसके तहत विदेशी नागरिकों को नागालैंड और मणिपुर में प्रवेश करने के लिए गृह मंत्रालय से परमिट लेना अनिवार्य है। राज्य सरकार इसका विरोध कर रही थी कि इस परमिट को हटाया जाए, क्योंकि उसके कारण से पर्यटन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि ये परमिट अभी हम नहीं हटा सकते। म्यांमार में अशांति है और बगल में अपने देश के अंदर मणिपुर में भी अशांति है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही मोटापा को वैश्विक संकट घोषित किया है। इस संदर्भ में मोटापा के दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए WHO द्वारा स्पष्ट रूप से किस वर्ग की दवाओं का समर्थन किया गया है। स्टैटिन, बीटा ब्लॉकर्स, GLP-1, कार्टिकोराइड्स, कौन सी दवाओं का WHO ने सपोर्ट किया है कि इस दवाओं का आप ओबेसिटी को दूर करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप ये दवा खाते हैं तो आपका मोटापा कम हो सकता है। आपने देखा हो कुछ सेलिब्रिटी को अचानक से सूख के टिंडे जैसे हो जाते हैं, तो उसी प्रकार के दवाओं का उपयोग उनके द्वारा किया जाता है। ये दवा खाने पर आपको भूख ही नहीं लगेगा, तो भूख नहीं लगने से अपने आप ही आपका शरीर जो है वो कम हो जाता है। तो WHO ने किस दवाओं का समर्थन किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर C हो जाएगा। GLP-1 ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1 जो है इसका सपोर्ट किया है, इसका उपयोग किया जा सकता है ओबेसिटी को कम करने के लिए। WHO ने मोटापे को एक पुरानी बीमारी माना है जिसे जीवन भर देखभाल की आवश्यकता है, और वयस्कों में गर्भवती महिलाओं को छोड़कर इसके प्रबंधन के लिए GLP-1 दवाओं जैसे सेमाग्लूटाइड ये उस समूह की एक दवा है। दीर्घकालिक उपयोग का भी सपोर्ट किया। ये दवाएं प्राकृतिक GLP-1 हार्मोन की नकल करती हैं, इंसुलिन बढ़ाती है और भूख को कम करके वजन घटाने में यह मदद करती है। इसलिए इसका WHO ने बोला है उपयोग किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसका मास स्तर पर ट्रायल नहीं किया गया है, इसलिए ये दवाएं कई सारे लोगों के द्वारा कहा जाता है, डॉक्टर्स के द्वारा, कि ये पूछे बिना आप कहीं भी से भी लेकर ना खाएं। हाल ही में समाचार में ऑपरेशन सागर बंधु चक्रवात दितवाह साइक्लोन के कारण हुई तबाही के बाद भारत द्वारा किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन सागर बंधु? बताइए बंधु, इसका आंसर क्या होगा बंधु? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका के लिए यह शुरू किया गया था। श्रीलंका में आया था, जिसके बाद से भारत सरकार के नेवी ने अच्छा काम किया था और वहाँ पर नेवर होस्ट फर्स्ट नीति दी और सागर पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये स्टॉकहोम स्वीडन में मुख्यालय वाला एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को वर्ष 2026 के लिए संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के बारे में कौन सा कथन सही है? दिसंबर माह में हमने इसका अध्ययन इसलिए किया था क्योंकि यह चर्चा में था। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही दिए हुए भाई, दोनों के दोनों सही दिए हुए हैं, दोनों ही सही हैं। इंटरनेशनल IDEA 1995 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। वैश्विक स्तर पर टिकाऊ लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। भारत के CEC को 2026 के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया है। वैश्विक मंच पर भारत के लोकतांत्रिक नेतृत्व को यह बढ़ाएगा। निम्न से कौन सा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के मुख्य कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड क्या काम करता है मुख्य रूप से? इसका तो डायरेक्ट हम लोग आंसर पर ही चलेंगे क्योंकि आसान है। आतंकवादियों से निपटने के लिए रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा करने हेतु एजेंसियों के रिकॉर्ड को एकीकृत करने वाला केंद्रीय डेटाबेस है, जिस पर सारी एजेंसियाँ जैसे NIA है, IB है, भारत सरकार की और भी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, स्टेट CID है, इन सभी की यहाँ पर सूचनाएं एकत्र होती हैं और सब यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई इस आदमी को ट्रैक करना है, इसके बारे में यह जानकारी दिया हुआ है। तो यही नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड है। ये 2008 के मुंबई हमलों के बाद बनाया गया एक उन्नत केंद्रीय डेटाबेस नेटवर्क है। यह 21 संगठन, टेलीकॉम, बैंक, पासपोर्ट के रिकॉर्ड को जोड़ता है ताकि आतंकवाद और अपराध से निपटने के लिए रियल टाइम पर डेटा को साझा किया जा सके। साथ में DGP IGP सम्मेलन PM मोदी ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने पर भी जोर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई नेट ग्रिड को AI से क्यों न जोड़ा जाए, और ये आयोजन जो है छत्तीसगढ़ नया रायपुर में यह आयोजित किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला शब्द विशेष गहन संशोधन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किससे संबंधित है? बहुत आसान सवाल हो गया ये। तो इसका आंसर हो जाएगा B, भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के सत्यापन और अद्यीकरण से जुड़ा हुआ है। द वेरिफिकेशन एंड अपडेटिंग ऑफ
इलेक्टोरल रोल्स बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका आंसर बी हो जाएगा। SIR ECI के द्वारा चलाए जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान करके हटाया जाता है। भारत 2026 में मुंबई में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेज़बानी करने के लिए तैयार है, किया भी है हमने। इस आयोजन को बढ़ावा देने और सर्कुलर अर्थव्यवस्था मॉडल पर विशेषज्ञता साझा करने के लिए कौन सा देश भारत में रोड शो आयोजित कर रहा है? सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें वेस्ट जो है यह ऑलमोस्ट अप्रॉक्स जीरो होता है, अर्थात जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में से जितने चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए फिर से कच्चा माल का काम करेंगे और वहाँ से फिर से वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने में मदद कर सकते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी इसी को कहा जाता है। जो इकोनॉमी में रिसाइकल जितना ज़्यादा होगा, रीयूज जितना होगा ज़्यादा, रिड्यूस जितना ज़्यादा होगा, वही सर्कुलर इकोनॉमी होता है। इसी को लेकर के मुंबई में कॉन्फ्रेंस हुआ है। दूसरा प्रीलियम फैक्ट, अब इस कॉन्फ्रेंस के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए एक देश ने भारत में रोड शो आयोजित किया, उसके बारे में यह सवाल है। ज़रा मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड हो जाएगा। आगे का सारा पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का सारा भूलते जा रहे हैं, यही जीवन गाथा हो गई है। वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम 2026 की मेज़बानी मुंबई में हुई है, जिसके लिए फिनलैंड भारत के प्रमुख शहरों में रोड शो आयोजित कर रहा है। सर्कुलर अर्थव्यवस्था वेस्ट को संसाधन बदलने, रिसाइकल एंड रीयूज पर केंद्रित है। यही इसी एम के साथ में यह आयोजित किया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण, मिसाइल प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए हाल ही में पॉलोस मार ग्रेगरियस पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर टेसी थॉमस निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली की परियोजना निदेशक हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थीं? बताइए। इनको पुरस्कृत किया गया, पॉलोस मार ग्रेगरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह किस मिसाइल के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई थी और इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर टेसी थॉमस को, जो हमारे मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टर भी रही हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, अग्नि 4 के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई रही हैं ये, अग्नि 4 से। अब इस अवार्ड के बारे में ज़रा सुनिएगा। डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगरियन पुरस्कार मलंकार ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यह पुरस्कार दिल्ली के डायोसीज के पहले मेट्रोपॉलिटन और प्रसिद्ध दार्शनिक डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगरियन की याद में दिया जाता है। भारत में ही यह पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में 8वां पुरस्कार जो है वो डॉक्टर टेसी थॉमस को दिया गया है। इससे पहले दलाई लामा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर PK वॉरियर, बाबा आप्टे और 2010 में डॉक्टर करण सिंह और 2022 में इससे पहले सोनम वांगचुक को दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, 2025 में डॉक्टर टेसी थॉमस को दिया गया है। ज़रूरी नहीं कि हर साल दिया जाए, बहुत सालों बाद दिया जाता है, लेकिन जिन्हें भी दिया जाता है प्रतिष्ठित होता है। वाराणसी में आयोजित होने वाले काशील तमिल संगम के 4थे संस्करण की केंद्रीय थीम क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिल करकसम, तमिल सीखें। इस बार का यह थीम था। वाराणसी में आयोजित किया गया था 4था तमिल काशी संगम। वाराणसी तमिलनाडु के बीच ऐतिहासिक संबंधों का जश्न मनाने वाली काशी तमिल संगमम के 4थे संस्करण की थीम तमिल करकलम अर्थात तमिल सीखें रखी गई थी। PM मोदी ने कहा कि सभी को तमिल सीखनी चाहिए। हाल ही में अर्थशास्त्रियों ने भारत के लिए सोडिंजर की अर्थव्यवस्था शब्द का उपयोग किया, यह देखते हुए कि दूसरी तिमाही में वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ करके 8.2% हो गई है रियल GDP, लेकिन नॉमिनल GDP वृद्धि धीमी होकर के 8% रह गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विरोधाभास अंतर का प्राथमिक कारण है? सोडिंजर इक्वेशन पढ़ा होगा, सोडिंजर कैट आपने देखा होगा, आजकल T-शर्ट पर भी लिख देते हैं लोग, भले इनको क्वांटम फिजिक्स का क्यों ना पता हो। सोडिंजर बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने क्वांटम थ्योरी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। इक्वेशन भी सोडिंजर इक्वेशन है। उन्होंने कहा था विरोधाभास होता है क्वांटम कंप्यूटिंग में, अर्थात सोडिंजर कैट, ये बॉक्स में एक कैट है, सोडिंजर की कैट है, बैठी हुई कैट है, ठीक है।
तो एक ही समय पर ये कैट बॉक्स के अंदर भी है, बॉक्स के बाहर भी हो सकती है, बॉक्स के बाहर भी हो सकती है, बॉक्स के अंदर भी हो सकती है। इसी को क्वांटम हम लोग कहते हैं, डुअलिटी कहते हैं। एक ही पॉइंट पर दो चीज़ें हो सकती है, स्विच ऑन भी हो सकता है, स्विच ऑफ भी हो सकता है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन भी है, एक ही समय बिल्ली मरी हुई भी हो सकती है और बिल्ली जिंदा भी हो सकती है, यही क्वांटम थ्योरी है। तो यही उन्होंने कहा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कि श्रोडिंगर इकोनॉमी हो गई है हमारी, जहाँ पर रियल जीडीपी तो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, नॉमिनल जीडीपी बहुत कम तेज़ी से बढ़ रही है। रियल जीडीपी वो जीडीपी होती है जिसमें इन्फ्लेशन के आंकड़े भी ऐड होते हैं। नॉमिनल जीडीपी में वर्तमान वर्ष के मुद्रास्फीति को हटा देते हैं तो नॉमिनल जीडीपी हो जाता है। अब ज़रा इसका आंसर निकालिए, इसका आंसर ज़रा निकालिए फिर से सवाल पढ़ करके कि रियल जीडीपी तो 8.2% हो गई है, नॉमिनल 8% रह गई है। इस विरोधाभास अंतर का कारण क्या है? इस अवधि के दौरान मुद्रास्फीति, महंगाई दर में भारी गिरावट जो है, यही इसका सबसे बड़ा कारण है, यही माना जा रहा है। श्रोडिंगर के अर्थव्यवस्था शब्द का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि अर्थव्यवस्था एक साथ बढ़ती और धीमी हुई, दोनों प्रतीत हो रही है। इकॉनमी बढ़ भी रही है और धीमी भी हो रही है। विनिर्माण और सेवाओं में 9% की छलांग के कारण वास्तविक जीडीपी तो बढ़ी, हालांकि नाम मात्र की जीडीपी जिसकी गणना मुद्रास्फीति को समायोजित किए बिना वर्तमान बाजार कीमतों पर की जाती है, काफ़ी धीमी हो गई है। इसी कारण से कहा गया था। ज़रूर याद रखिएगा, हमारे सवाल हैं तो स्टैंडर्ड तो होंगे ही गुरु। कौन सा अपने चैनल पर आपको दोयम दर्जे का चीज़ मिलता है? भारतीय चावल निर्यात और अमेरिकी टैरिफ के प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। सीरियसली हम हैं या चीन है? कन्फ्यूज़ करने के लिए इतना तो बोलूँगा ही मैं। वैश्विक चावल व्यापार का लगभग 35 से 40% हिस्सा भारत संभालता है। क्या ऐसा है? बताइए मुझे, क्या ऐसा है कि भारत के पास इतना बड़ा व्यापार है भाई? क्या होगा इसका? सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए क्या है। भारत के कुल चावल निर्यात का 80% हिस्सा प्रीमियम बासमती चावल होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में प्रस्तावित टैरिफ का मुख्य कारण भारतीय चावल की डंपिंग को रोकना है। हमारे चावल निर्यात को लेकर के अमेरिका ने, यूएस ने टैरिफ का प्रपोजल दिया था कि भारत के चावल निर्यात को हम रोक देंगे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। इसका आंसर 1 और 3 सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, दूसरा गलत है। कथन 1 सही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। वैश्विक चावल व्यापार का लगभग 35 से 40% हिस्सा है। 24-25 से भारत ने 23 मिलियन मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया है। कथन 2 गलत है। भारत के कुल निर्यात का 80% चावल नॉन बासमती है, सस्ता और दैनिक उपयोग वाला है। 20% जो है वो प्रीमियम बासमती होता है, जो ओकेजनली सब घरों में उपयोग किया जाता है। सबके घर में 2 प्रकार के चावल होते हैं, मिडिल क्लास में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एक चावल होता है जो कभी कभार बनता है, एक होता है कि डेली यूज़ में खाते हैं। डेली यूज़ वाला ओकेजनली नहीं बनता है, और जो ओकेजनली बनता है उसको आप डेली यूज़ में खा भी नहीं सकते, हैवी होता है वो तुलनात्मक रूप से। तो केवल 20% बासमती प्रीमियम चावल का भारत एक्सपोर्ट करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने डंपिंग से बचने के लिए इस तरह के बयान दिए थे और इस तरह का प्रपोजल दिया था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग समिति द्वारा जारी एआई ट्रेनिंग डेटा पर रॉयल्टी फ्रेमवर्क वर्किंग पेपर के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? यह फ्रेमवर्क एआई कंपनियों किसी भी कॉपीराइट सामग्री का मुफ्त उपयोग करने की पूर्ण छूट देता है। यह प्रस्तावित करता है कि रॉयल्टी का 100% हिस्सा केवल प्रकाशकों को ही मिलेगा, पब्लिशर्स को ही मिलेगा। यह एआई ट्रेनिंग के लिए कॉपीराइट कार्यों के उपयोग हेतु सरकार निर्धारित रॉयल्टी लाइसेंस मॉडल का प्रस्ताव करता है, जो यूरोपीय संघ के एआई एक्ट से प्रेरित है। यह नीति केवल शैक्षणिक और गैर व्यावसायिक अनुसंधान के लिए लागू होगी। कहा गया है कि एआई को ट्रेंड करने के लिए जो आप किताबों का जो डेटा का उपयोग करते हैं वो फ्री में नहीं मिलेगा आपको, उसका रॉयल्टी आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये एमसीक्यू खुद से बनाया है, हमारा अपना बनाया हुआ है, और इस एमसीक्यू का उपयोग वो कर लें किसके लिए? अपने एआई को ट्रेंड करने के लिए। अब वो एआई सीख ले, अब तो वो कहीं पर भी किसी को भी दे सकता है, तो उसको तो जो जानकारी मैंने दी उसके बदले मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, उसी को रॉयल्टी कहते हैं, उसी को रॉयल्टी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भारत सरकार के DPIIT द्वारा जारी किया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। यह क्या कहता है, इसमें क्या कहा गया भारत सरकार के द्वारा कि एआई ट्रेनिंग के लिए कॉपीराइट कार्यों के लिए उपयोग हेतु सरकार निर्धारित रॉयल्टी लाइसेंसिंग मॉडल का प्रस्ताव करता है, जो यूरोपीय संघ के एआई एक्ट से प्रेरित है। कि एआई को ट्रेंड करने के लिए अगर आपने हमारे किसी भी चीज़ का उपयोग किया, किसी के भी किसी भी चीज़ का उपयोग किया, तो आपको उसको रॉयल्टी देना पड़ेगा। DPIIT ने
AI ट्रेनिंग डेटा पर रॉयल्टी फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया, जो AI कंपनियों को ट्रेनिंग डेटा जैसे कॉपीराइट सामग्री के उपयोग के लिए क्रिएटर्स को रॉयल्टी चुकाने का सुझाव देता है। यूरोपीय संघ के द्वारा AI एक्ट 2024 लाया गया था। इसी प्रकार का प्रस्तावित रॉयल्टी वितरण मॉडल के 70% हिस्सा क्रिएटर रचनाकार को, 20% पब्लिशर को और 10% प्रशासनिक फीस के रूप में काटा जाएगा। मान लीजिए 100 रुपया मिला तो 70 रुपया जिसने उस बुक को लिखा है उसको, 20 रुपया जिसने उस बुक को पब्लिश किया उसको और 10 रुपया सरकार रख लेगी प्रशासनिक व्यय के रूप में। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, भारत में न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग और इन हाउस इंक्वायरी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत में न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लाने की प्रक्रिया चल रही थी, उसी को लेकर के यह सवाल पूछा जा रहा है। महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसद या राज्यसभा में 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100। क्या ऐसा है? इन हाउस इंक्वायरी प्रणाली 1999 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य महाभियोग की सीमा से नीचे न्यायिक कदाचार से निपटना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात दोनों ही यहाँ पर कथन सही दिए हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा, दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही दिए गए हैं। भारत के संविधान और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है, तब जाकर प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव को स्पीकर महोदय सदन के सामने रखेंगे, प्रस्ताव पास होगा। पास होने के बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी। इंक्वायरी कमेटी अपना इंक्वायरी करके देगी। उसके बाद से राष्ट्रपति जी उसको हटाएंगे 2/3 मेजोरिटी से, दोनों सदन में पास होने के बाद। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1999 में इन हाउस इंक्वायरी शुरू की, जिसका उद्देश्य सामान्य कदाचार, महाभियोग के योग्य सिद्ध कदाचार के बीच की खाई को कम करना है। यह सी रविचंद्रन अय्यर मामले 1995 से यह प्रेरित था। तो ये भी आप याद रखिएगा, इतनी गहराई तक के मैंने फैक्ट आपके कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट सवाल है, न्यूरो टेक्नोलॉजी और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा जा रहा है। BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मस्तिष्क के संकेतों को सीधे कंप्यूटर या मशीन से जोड़ता है। नॉन इन्वेसिव BCI मस्तिष्क के भीतर सर्जरी करके इलेक्ट्रोड लगाने की प्रक्रिया है, जो सबसे सटीक होती है। यूनेस्को 2025 में मानसिक डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए न्यूरो राइट्स पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारत में न्यूरो फीडबैक आधारित डिवाइस डिप्रेशन और PTSD के उपचार में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नॉन इन्वेसिव BCI मस्तिष्क के भीतर सर्जरी करके इलेक्ट्रोड लगाने की प्रक्रिया है, जो सबसे सटीक होती है। BCI होता क्या है? ब्रेन, ये आप हैं, ये आप हो गए, है ना, ये आप हैं और ये कंप्यूटर है। इसके बीच में एक इंटरफेस, आपके ब्रेन के डेटा को अगर मैं इस कंप्यूटर पर दिखा पाया तो इसी को कहा था BCI। इसका उपयोग किया जाता है, इसी को और एडवांस बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि नॉन इनोवेसिव टूल वे होते हैं जिन्हें सिर पर पहना जाता है, जैसे ECG हेडसेट बाहर से पहना दिया जाता है। इनमें कोई सर्जरी नहीं होती। सर्जरी करके मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड डालने की प्रक्रिया को इन्वेसिव BCI कहा जाता है। इन्वेसिव BCI की जो है न्यूरल लिंक इत्यादि, जो अधिक सटीक और जोखिमपूर्ण होता है। ठीक है। BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस लकवा प्रभावितों के लिए सैन्य अनुप्रयोग, ड्रोन नियंत्रण, मानसिक स्वास्थ्य, डिप्रेशन के लिए बहुत उपयोगी हो रहा है। 2025 में यूनेस्को ने मानसिक डेटा के चोरी से जुड़े हुए दिशा निर्देश भी जारी किए थे कि किस संदर्भ में BCI का यूज किया जा सकता है और कहाँ पर नहीं किया जा सकता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित उड़ान ड्यूटी समय सीमा के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पायलट को कितने देर उड़ान भरना है, कितने देर नहीं भरना है, इसको लेकर के गाइडलाइन जारी किया था। पायलटों के लिए अनिवार्य साप्ताहिक विश्राम को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है। क्या ऐसा हुआ है? पायलट अब रात में अधिकतम 6 लैंडिंग कर सकते हैं। क्या ऐसा हुआ है? बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा। इसका केवल 1 सही हो जाए कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। FDTL नियमों के तहत पायलटों को थकान को रोकने के लिए उनका अनिवार्य साप्ताहिक आराम 36 घंटे से बढ़ा करके लगातार 48 घंटे कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार कथन 2 गलत है। अब केवल 2 लैंडिंग कर सकते हैं पायलट रात में, जो पहले 6 लैंडिंग थी। लगातार 2 रात्रि ड्यूटी से अधिक की अब अनुमति नहीं दी गई है। इसी के कारण से इंडिगो की कई सारे उड़ानें भी रद्द हुई थी
आपको याद होगा दिसंबर महीने में जो बहुत बड़ा संकट आ गया था भारत में उड़ान को लेकर के, वो इसी के कारण से आया था। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखिए क्या है कि अर्थ समिट 2025 सहकार सारथी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अर्थ समिट का आयोजन मुख्य रूप से नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। सहकार सारथी एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य भारत के सहकारी बैंकिंग परिस्थिति तंत्र को आधुनिक और एकीकृत करना है। कौन सा सही होगा? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या दोनों ही गलत हैं? कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही दिए हुए हैं। अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन गांधीनगर में हुआ, जिसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, विकास बैंक नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय नीतिगत ढांचा तैयार करना। ये अर्थ समिट वो वाला नहीं है, ये अर्थ समिट अपने गांधीनगर में आयोजित हुआ है इस साल ही। सहकार सारथी सहकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया एक तकनीकी प्लेटफॉर्म है जिसे नाबार्ड ने विकसित किया है। प्रत्येक जिला राज्य कृषि सहकारी बैंक को एकीकृत प्रणाली के तहत में यह लाता है, इसीलिए सहकार साथी भी आप लोग याद रखेंगे। भारत के घरेलू विमानन बाजार के संदर्भ में एक एयरलाइन के बढ़ते एकाधिकार और टू बिग टू फेल की स्थिति का प्राथमिक कारण क्या है? एक एयरलाइन के बढ़ते अधिकार, जैसे भारत के एयरलाइन बाजार में 60% हिस्सा करीब एक ही एयरलाइन का, वो है इंडिगो। जब इंडिगो ने सरकार को ब्लैकमेल किया पायलटों के रूल रेगुलेशन लागू करने के बाद, तो भारत का विमानन बाजार धराम हो गया। तो ये सारे फ़्लाइट कैंसिल करने पड़े गए इंडिगो को, और इंडिगो ने जैसे ही कैंसिल किया लोगों की आवाजाही ठप पड़ गई। एयरपोर्ट पर 5-5 दिन लोग फंसे हुए रहे। स्पाइस जेट और आकाशा एयर द्वारा सभी ग्रामीण मार्गों का अधिग्रहण। इंडिगो एयरलाइन के घरेलू बाजार में 60 से 65% की हिस्सेदारी, 50% से अधिक मार्गों पर पूर्ण एकाधिकार। इसी कारण से सरकार को यह कंपनी ने ब्लैकमेल किया जब उसने सरकार के रूल को ना मानने के विरोध के फलस्वरूप अपने सारे फ्लाइट कैंसिल कर दिए, जिसके कारण सरकार घुटनों पर आ गई थी। और फिर हुआ क्या, सरकार को रूल एंड रेगुलेशन वापस लेने पड़े। अब इंडिगो को सरकार जो है अलग अलग भागों में बांटने का प्रयास करेगी, जिसके जरिए एकाधिकार को कम किया जाए। भारत का विमानन बाजार तेजी से बढ़ा है, वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार है पेटी के फैक्ट, लेकिन यहाँ डुओपॉली 2 कंपनियों का प्रभुत्व की स्थिति बनी हुई है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार इंडिगो की हिस्सेदारी 60 से 65% हो गई है। एयरलाइन 50% से अधिक मार्गों पूर्ण एकाधिकार रखती है, जिससे यह टू बिग टू फेल बन गई। इसी कारण से नए पायलट नियमों के लागू होने के बाद जब इंडिगो की उड़ानें रद्द हुई तो यात्रियों को और सरकार को भारी संकट का सामना करना पड़ा था। श्योक सुरंग और ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार की। आसान होगा ये सवाल तो। श्योक सुरंग पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब स्थित है। सैनिकों को सभी मौसम में तेज पहुंच प्रदान करती है। पूर्वी लद्दाख में LAC के करीब में है क्या श्योक सुरंग? दूसरा तो आप कर ही लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 2020 के गलवान संघर्ष के दौरान भारतीय सेना का एक सैन्य अभियान था। ये तो सभी को पता होगा, पिछले साल का है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन पहला स्टेटमेंट का क्या है, सही है या गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोनों यहाँ पर सही दिए गए, दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। रक्षा मंत्री ने पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में LAC के साथ 500 करोड़ रुपये की लागत से बनी श्योक सुरंग का उद्घाटन किया, जिसे BRO ने बनाया है। रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती कनेक्टिविटी की सफलता का श्रेय ऑपरेशन सिंदूर को दिया, जो आपको पता ही है कि भारत पाकिस्तान के बीच में है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत, कथन 2 गलत होगा, कथन 2 गलत होगा, कथन 2 गलत होगा। केवल 1 सही है, यहाँ पर केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि रक्षा मंत्री जी ने दौलत बेग ओल्डी, यह क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में श्योक सुरंग का उद्घाटन रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया, ये भी आपको याद रखना है। बाकी दूसरा स्टेटमेंट तो पता ही है, उसका आंसर तो सबको पता होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा संबोधित यूनेस्को के 20वें अंतर सरकारी समिति का मुख्य फोकस क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका मुख्य फोकस क्या था जिसको हमारे विदेश मंत्री जी ने संबोधित भी किया था? इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और गहन बहुपक्षवाद। यही इस बार का थीम था, दिसंबर 2025 में
नई दिल्ली के लाल किले में यूनेस्को की 20वीं अंतर सरकारी समिति की बैठक आयोजित हुई। कहाँ पर? तो नई दिल्ली के लाल किले में विश्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसको संबोधित किया था, ये भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संबंध में भारत सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में अपने उपन्यास आनंद मठ में की थी। वर्ष 2025 में इसकी 185 वर्षगांठ मनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहस आयोजित की जा रही है। उसके बाद से सरकार ने इसको लेकर के गाइडलाइंस भी जारी किए कि भाई अब आपको न केवल राष्ट्रगान के लिए बल्कि राष्ट्रीय गीत के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। कितनी देर खड़ा होना पड़ेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ 1882 में हुई, जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। दिसंबर 2025 में शीतकालीन सत्र में इसकी 185 वर्षगांठ के अवसर पर संसद के दोनों सदनों में सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रवाद पर 10 घंटे की विशेष बहस आयोजित की गई थी। इसको ज़रूर याद रखिएगा। लाल किले में इसके लिए एक अलग से प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगला सवाल है, वर्ष 1927 के महार सत्याग्रह के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही दिया हुआ है? यह केवल ब्रिटिश कर नीतियों के खिलाफ एक किसान विद्रोह था। डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में भारत का पहला मानवाधिकार आंदोलन था, जो दलितों के मंदिर प्रवेश, चावदार तालाब से पानी पीने के लिए अधिकार के लिए चलाया गया था। महार सत्याग्रह के बारे में पढ़ा होगा। यह आंदोलन मुख्य रूप से उच्च जातियों द्वारा दलितों को आरक्षण देने की मांग के लिए किया गया था। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। आसानी से निकाल सकते थे, पता ही होगा महार सत्याग्रह के बारे में भी आपको। महार सत्याग्रह 1927 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला मानवाधिकार आंदोलन था। इसका पहला चरण अम्बा देवी मंदिर में प्रवेश के लिए किया गया था। दूसरा चरण चावदार तालाब से सार्वजनिक जल उपयोग के अधिकार के लिए था। अम्बेडकर ने इस आंदोलन को फ्रांसीसी क्रांति जोड़ा और महिलाओं को भी इसमें प्रमुख भूमिकाएं दी गई थी। तो यह भारत में माना जाता है मानवाधिकार के लिए पहला आंदोलन महार सत्याग्रह को माना जाता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है? यह अधिनियम जातिगत हिंसा, अपमानजनक शब्दों के प्रयोग को गंभीर अपराध मानता है। क्या यह सही है? ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी सवालों को। बहुत अच्छे सवाल बनाए गए हैं। पढ़ते पढ़ते खो गए, ध्यान कहीं इधर उधर चला गया तो आप मिस कर जाएंगे कुछ एक आध फैक्ट। पता चला एग्ज़ाम में वही पूछ लिया जाता है। 2 बार देख लीजिएगा, इसको बाद में भी एक बार रिपीट कर लीजिएगा। इसमें त्वरित न्याय के लिए विशेष अदालत के गठन का प्रावधान है, ये भी है क्या इसमें? 2018 के संशोधन इस कानून को कमज़ोर कर दिया। गिरफ्तारी से पहले प्रारंभिक जांच को अनिवार्य कर दिया है। यह आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार को भी अपराध की श्रेणी में रखता है। आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार अगर किसी जातिगत रूप से हो रहा है, क्या वो भी अपराध? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 2018 में इसके संशोधन के जरिए इसको और मजबूत बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई प्रारंभिक जांच के बिना गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन सरकार ने फिर से संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और यह तय कर दिया कि बिना जांच के भी, प्रारंभिक जांच के भी आवश्यकता भी नहीं है और आपकी गिरफ्तारी की जा सकती है। वर्ष 2025 के विश्व मिट्टी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या यह सही है? 2025 की थीम है स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ शहरों के लिए, जो शहरी मिट्टी के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। क्या इस बार का थीम ऐसा था? शहर की भी मिट्टी, शहर में मिट्टी दिखता है क्या? शहर में मिट्टी एक ही रूप में होता है, धूल के फॉर्मेट में, है ना। शहरीकरण के कारण कंक्रीट बिछने से मिट्टी की वर्षा जल अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे शहरों में बाढ़ का खतरा बनता है। क्या ऐसा होता है क्या? गांव में बाढ़ नहीं आते हैं क्या? बताइए इसका कारण क्या हो जाएगा? क्या इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर का? इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों कथन सही दिए हुए हैं, तीनों सही दिए। इस बार का जो थीम था स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ शहरों के लिए, ये थीम था कि भाई शहरों में जो हमने मिट्टी की दुर्गति कर दी है, मिट्टी केवल धूल के फॉर्म में मिलता है, उसे हम क्यों ना स्वच्छ बनाएं। शहरों के लिए भी मिट्टी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि शहर में मिट्टी नहीं होंगे, कंक्रीट होगा तो जल जो है वो ज़मीन के भूतल तक नहीं पहुंचेगा और भौम जलों की कमी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित मिट्टी दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 की थीम हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज़, शहरों में औद्योगिक कचरे और इत्यादि से जुड़ा हुआ था। या
इसको ज़रूर याद रखें। डाक विभाग द्वारा जारी ध्रुव नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ध्रुवा 64 आपके यूपीएससी प्रीलिम में पूछा जा चुका है और ये ध्रुव जो है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय रेलवे के लिए एक नई टिकट प्रणाली विकसित करना, पूरे देश में मानकीकृत जियो कोडेड डिजिटल पता प्रणाली अवसंरचना का निर्माण करना। डिजिटल पता प्रणाली के लिए ध्रुव है क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी को अनिवार्य रूप से लागू करना ध्रुव नीति के लिए। सभी नागरिकों का DNA डेटाबेस सुरक्षित करना। क्या है ध्रुव नीति का क्या है उद्देश्य, क्या है प्राथमिक, बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस ध्रुव का फुल फॉर्म है, ये भी याद रखेंगे। संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जारी एक राष्ट्रीय नीतिगत ढांचा है। इसका लक्ष्य DG पिन पर आधारित एक मानकीकृत जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। यह प्रणाली उपयोगकर्ता की सहमति पर आधारित होगा, कार्य करेगा, जो आपातकालीन सेवाएं, ई-कॉमर्स इत्यादि में डायरेक्ट आपके घर तक पहुंच सकती है। डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर DG पिन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह भौतिक स्थानों की पहचान के लिए भारत का भौगोलिक रूप से कोडित राष्ट्रीय पता ग्रिड है, क्या यह सही है? यह केवल विदेशी दूतावास को पता ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली पूर्णतः बिना सहमति के नागरिकों डेटा का उपयोग करती है। इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष सैन्य अभियान के लिए विकसित किया गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यह भौतिक स्थानों की पहचान के लिए भारत का भौगोलिक रूप से कोडित राष्ट्रीय पता ग्रिड है, जो आपकी सहमति के साथ इसका उपयोग किया जा सकता है इमरजेंसी सेवाओं को आप तक पहुँचाने के लिए। तो ध्रुव को जरूर याद रखिएगा। कंसेंट बेस्ड है, यानी उपयोगकर्ताओं को सहमति देनी पड़ेगी, तभी जाके आपका कोई डिजिटल पता ले सकता है। भारत नागरिक उड्डयन विनियम के इतिहास और हालिया सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हाल ही में पारित भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 ने औपनिवेशिक युग के विमान अधिनियम 1934 का स्थान लिया है। विमान अधिनियम 1934 की जगह पर 2024 का अधिनियम बनाया गया है क्या? बताइए। 1990-94 की ओपन स्काई पॉलिसी के तहत भारत में निजी एयर टैक्सी ऑपरेटर को अनुमति दी गई और इंडियन एयरलाइंस के एकाधिकार समाप्त किया गया। क्या वर्ष 1990-94 में ऐसा हुआ था क्या? पहले इंडियन एयरलाइंस को एकाधिकार प्राप्त था। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों को दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। याद रखिएगा, सवाल पूछ सकता है। कौन आपको इतना गहराई में ये सब फैक्ट वाले सवाल करवाता है? ऊपर के सवाल तो हर जगह आपको मिल जाते हैं गुरु। भारत में जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए बनाए गए संवैधानिक और कानूनी ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को पूर्णतः समाप्त घोषित करता है, जबकि अनुच्छेद 15 जाति आधारित भेदभाव को निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 स्वतंत्र भारत में जातिगत भेदभाव को अपराध घोषित करने वाला पहला कानून था। क्या ऐसा है? बताइए। जिसे महार सत्याग्रह जैसे आंदोलन से प्रेरणा मिली थी। बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? सही पूछा है आपसे, कौन सा सही हो जाएगा? पहला तो भाई सही ही लग रहा होगा। इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही है। भारत के संविधान ने समानता सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किए हैं। कथन 1 सही है और कथन 2 भी सही है। महार सत्याग्रह जैसे अनेकों ऐतिहासिक सत्याग्रह से सीख लेते हुए आज़ादी के बाद इस प्रकार का चीज़ बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल, ऑस्ट्रेलिया में जो गोलीबारी हुई थी तट पर, उसके बारे में यह सवाल है। हाल ही में सिडनी में हुई गोलीबारी की घटना के संदर्भ में चर्चा में आए हनुका पर्व के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यह मुख्य रूप से ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है, हनुका। यह लगभग 2000 साल पहले यूनानी सीरियाई शासकों के कब्जों से यरूशलेम के दूसरे मंदिर सेकेंड टेम्पल की मुक्ति की याद में 8 रातों तक यह मनाया जाता है। कि 8 रातों तक हनुका मनाया जाता है क्या? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा यहाँ पर सही है। यह ईसाई का नहीं बल्कि यहूदियों का यह त्यौहार है, और यहूदियों के इसी त्यौहार के मनाने के दौरान ऑस्ट्रेलिया के बीच पर फायरिंग हुई थी, कई सारे लोगों की जान चली गई थी। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हमले से संबंधित है। बॉन्डी बीच, जहां यहूदी समारोह के दौरान 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
कथन 1 गलत है, हनुका ईसाई का नहीं बल्कि यहूदी धर्म का प्रमुख त्यौहार है। प्रकाश का त्यौहार भी इसको कहा जाता है, जैसे भारत में दिवाली भी प्रकाश का ही एक त्यौहार है। ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक विशेषता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अब ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में सवाल कैसे नहीं हल करेंगे। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों का आंसर निकालिए। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। क्या यह सही है? आपको याद है कुछ भी? मरे नदी का उद्गम ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के स्नोवी माउंटेन से होता है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तीसरा तो आप झट से एलिमिनेट ही कर लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है, तीसरा यहाँ पर गलत है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप और एकमात्र देश है जो पूरे महाद्वीप को कवर करता है। कथन 1 सही है। मकर रेखा इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। कथन 2 भी सही। यहाँ की प्रमुख जल निकासी बेसिन मर्रे और डार्लिंग नदियों का है। मर्रे नदी का उद्गम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ऑस्ट्रेलिया ये है, तो यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया के लोग इस तरह से किनारे किनारे रहते हैं। यहाँ पर पर्थ, यहाँ पर आपको अलग अलग शहर दिखेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे शहर दिखेंगे। ये पूरा जो है यह ग्रेट विक्टोरिया क्या है? तो मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान दक्षिणी मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, 6ठा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ज़रूर याद रखिएगा। 50 सवाल हमने कर लिए। अब आगे के सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, संभाल भी नहीं पाएंगे आप लोग, तो आधा सवाल नेक्स्ट वीडियो में आपको कल ही मिल जाएगा। तो इससे दिसंबर का 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से 10 वीडियो और आएंगे और सारा करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से नवंबर 2 वीडियो, अक्टूबर 2 वीडियो, सितंबर 2 वीडियो, इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। फिर मई और जून का होगा बाकी, है ना। तो कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत से बनता है, तो अपनी राय ज़रूर ही दीजिए। कितने आपके सही हुए, रिवीजन सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। सभी सवालों को रोक करके पॉज करके आंसर भी निकालना है, और साथ में आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए कि क्या कितने सही हुए, कितने गलत हुए आपके। इसका PDF पेड PDF ग्रुप में देता हूँ, वहाँ पर पेड PDF में ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसमें जितने भी चैनल पर प्रैक्टिस में करवाता हूँ, जितने वीडियो अपलोड होते हैं न्यूज़पेपर वगैरह, सबके MCQ और सबके PDF आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, 51 नंबर। हल कीजिएगा इसे ढंग से कि भारतीय राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है, इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, 4 यहाँ पर कथन दिए गए हैं। अब आपको निकालना है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करने की शक्ति है। क्या ऐसा है राष्ट्रपति के पास? लघुकरण का अर्थ सज़ा की अवधि को कम करना है, बिना सज़ा की प्रकृति बदले हुए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जैसे मारूराम बनाम भारत संघ के अनुसार राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करने के लिए बाध्य है। क्या बाध्य हैं राष्ट्रपति कि मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद ही हम लोग जो हैं वो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? राष्ट्रपति क्षमादान याचिका को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। इसमें से कौन सा गलत है भाइयों बहनों, ये आपको पहचान करना है। इसी प्रकार का सवाल आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। कौन सा गलत है इसमें से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में यानी कि दिसंबर 2025 में दया याचिका खारिज करने के कारण से चर्चा में है। कथन बी असत्य है। सजा के प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि को कम करने को परिहार कहा जाता है, रेमिशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया लघुकरण। लघुकरण का क्या तात्पर्य होता है कि सजा के प्रकृति स्वरूप को बदलना, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते हैं। मारूराम केस के अनुसार उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही होगी, बाध्यता होती है उनके ऊपर। यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, यह बाध्य है। मंत्रिपरिषद जो लिख करके देता है वही उनको वो करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के हालिया शोध पत्र के अनुसार भारत में गरीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अरविंद पनगढ़िया जी का शोध पत्र है ये गरीबी के संबंध में। वर्ष 11-12 से 23-24 के बीच भारत में चरम गरीबी 21.9% से घट करके 2.3% पर रह गई है। एक्सट्रीम पॉवर्टी घट करके 2.5% पर आ गई है।
है ना। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में अधिक तीव्र गिरावट 22.5% की गिरावट दर्ज की गई है। ए शार्प डिक्लाइन इन पॉवर्टी 22.5% पॉइंट्स हैज बीन रिकॉर्डेड इन रूरल एरियाज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा? दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? निकालिए आंसर इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। अरविंद पनगढ़िया जी की रिपोर्ट कहती है कि 21.9% जो एक्सट्रीम पॉवर्टी था, एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब बेसिक फैसिलिटी जैसे भोजन भी मुहैया ना करवा पाएँ रोज, इसको हम लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं, वो घट करके मात्र 2.5% पर रह गया है। इसीलिए कुछ दिन पहले सुरजीत भल्ला साहब का आर्टिकल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया भी है कि अगर ये ऐसा आंकड़ा है तो फिर भारत में मोर देन 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों दिया जा रहा है मंथली? ये सवाल तो पूछना जायज़ है। तो इनका शोध पत्र जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। हालांकि पर्सपेक्टिव बदलिए ज़रा देखने की। क्या बदलना है? हो सकता है ये जो 88 करोड़ या 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है कोरोना के बाद से ही रेगुलर घर में, इसी के कारण से एक्सट्रीम पॉवर्टी काफ़ी कम हुई हो। प्रोस्पेक्टिव हमने बदला आपका। मैंने आपको दोनों चीज़ें कही। अगर ये आंकड़ा सही है तो हम अनाज क्यों दे रहे हैं, और क्या पता दूसरा ये भी हो सकता है कि हम अनाज दे रहे हों इसी कारण से गरीबी कम हुई हो। ठीक है, तो ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। उन्होंने कई सारे आंकड़े भी दिए हैं। ये भी कहा है कि शहरी क्षेत्रों में 12.6 अंक की कमी आई और ग्रामीण क्षेत्रों में 22.5% की कमी आई। कैसे इसको याद रखेंगे? तो जहाँ पर गरीबी ज़्यादा होगी वहीं पर तो गरीबी ज़्यादा कम होगी। तो ग्रामीण इलाकों में गरीबी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा गति से नीचे आई है गरीबी आंकड़ों में अगर हम लोग देखते हैं तो। बस महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में हालिया प्रस्तावित बदलावों के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? वी बी राम जी ये योजना का नाम है। पहले था मनरेगा, लेकिन उनको मज़ा नहीं आ रहा था कि यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ तो काम करें, इससे लोग अलग काम करें। तो उन्होंने बोला चलो इसका नाम बदलते हैं, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम राम जी। इस योजना का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना किया जा रहा है। प्रति ग्रामीण परिवार के लिए गारंटीकृत क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट पूछा है। काम के दिनों की संख्या 100 दिनों से घट करके 50 दिन कर दी गई है। योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना किया जा रहा है। गारंटीकृत काम के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ा करके 125 किया गया है। योजना के तहत अतिरिक्त काम के दिनों की पूरी गारंटी अब राज्य सरकारों को स्वयं करनी होगी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर सी सही दिया हुआ है, सी सही दिया हुआ है। बाकी बीबी राम जी को हम लोग आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। हाल ही में चर्चा में रही पैक्स सिलिका के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पैक्स सिलिका एक संगठन है जिसमें भारत भी ऐड है। अमेरिका के नेतृत्व में यह संगठन बनाया गया था सिलिकॉन और इत्यादि जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के कच्चा माल है उनकी सप्लाई के लिए। अमेरिका के नेतृत्व वाली एक रणनीतिक पहल है जो एआई सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने पर केंद्रित है। भारत को इसके संस्थापक सदस्य के रूप में इस गठबंधन में शामिल किया गया है। कौन सा इसका सही हो जाए? केवल 1, केवल 2, दोनों, या ना तो 1 ना तो 2? इसका आंसर हो जाए केवल 1 सही है। भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। अमेरिका के विदेश विभाग की एक नई पहल है पैक्स सिलिका। इसका उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्वाड से प्राप्त सिलिका से लेकर के एआई सेमीकंडक्टर उन्नत विनिर्माण तक की सप्लाई चेन को चीन के एकाधिकार से सुरक्षित रखना है। कथन 2 गलत है। 8 देश जापान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, यूके आदि इस गठबंधन में भारत को शामिल नहीं किया गया। अब तो कर दिया गया है, लेकिन भारत जो है, अब भारत इसका सदस्य है लेकिन भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। ये जरूर याद रखिएगा। भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। जब ये दिसंबर मैंने पढ़ाया था तब भारत इसका मेंबर नहीं था, लेकिन भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं, अब भारत इसका मेंबर बन चुका है। पैक्स सिलिका के मेंबर हैं हम। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये ज़रूर याद रखिएगा। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। यह पूरी तरह से ब्रिक्स देशों द्वारा शुरू की गई एक पहल है।
क्या कहा जा रहा है? मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में कोयला खदानों का विस्तार करना है। यह अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है जिसमें भारत जून 2023 में शामिल हुआ। चीन इस साझेदारी का सबसे बड़ा वित्तीय प्रायोजक है। कौन सा इसका सही हो जाएगा? मिनरल सप्लाई पार्टनरशिप पूछा जा रहा है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में कौन सा कथन सही है? 55 का आंसर सी हो जाएगा। अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है जिसमें भारत जून 2023 में शामिल हुआ था। भारत जून 2023 में 14वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था, 14th मेंबर के रूप में। 2022 में अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है जिसको शुरू किया गया था चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए। भारत में पर्सनैलिटी राइट्स या सेलिब्रिटी राइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में पर्सनैलिटी राइट्स के लिए एक अलग समर्पित कानून मौजूद है। पर्सनैलिटी राइट्स जैसे अजय देवगन हो गए, अलग अलग आपके एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट में जा कर के अपना पर्सनैलिटी राइट्स सिक्योर कर रहे थे कि एआई और डीप फेक के ज़माने में कोई उनके चेहरा, आवाज़, उनकी शक्ल इत्यादि का कोई उपयोग अपने कार्य के लिए ना कर सके बिना उनसे पूछे हुए। इसको पर्सनैलिटी राइट्स कहा जाता है। तो यही सवाल पूछा जा रहा है आपसे। इसमें किसी व्यक्ति के नाम, छवि, आवाज़ जैसे डीप फेक में उपयोग, हाव भाव को बिना अनुमति व्यावसायिक दुरुपयोग से बचाना शामिल है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? 56 का आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाने के लिए 3 दिनों की सख्त डेडलाइन दी थी, जिसके संदर्भ में हमने इसको दिसंबर में पढ़ा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा तो सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ। इसको लेकर के भारत में कोई कानून मौजूद नहीं है। देखिए क्या है, यह विषय सलमान खान की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया फैसले संबंधित है। कथन 1 गलत है। भारत में पर्सनैलिटी राइट्स के लिए कोई अलग से कानून नहीं है। इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा। यह संविधान का अनुच्छेद 21, 19(1)(a), कॉपीराइट एक्ट 1957, ट्रेडमार्क एक्ट का एक संयुक्त अधिकार है जिसके तहत किसी से बिना पूछे उसके चेहरा, आवाज़, हाव भाव इत्यादि को डीप फेक या एआई जनरेटेड वीडियो या कहीं पर भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। अपराध जांच में उपयोग होने वाले नार्को टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नार्को टेस्ट असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) स्वतः आरोपण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन करता है। पहला स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। अगला है कि कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें किसी आरोपी की स्वैच्छिक सहमति होने पर नार्को टेस्ट को पूरी तरह से वैध माना गया है। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? नार्को टेस्ट के बारे में यह सवाल है, हाल के फैसलों से जुड़ा हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। केवल पहला सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया गया है। नार्को टेस्ट में आरोपी को सोडियम पेंटोथल, ये जरूर याद रखिएगा, सोडियम पेंटोथल है का इंजेक्शन दिया जाता है। कथन 1 सही है। सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट को असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि दवा के प्रभाव में व्यक्ति खुद के खिलाफ गवाही देने को मजबूर होता है। उसकी मानसिक निजता अनुच्छेद 21 का हनन है। कथन 2 गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें स्वैच्छिक नार्को टेस्ट की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने ऐतिहासिक सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 के फैसले को मजबूत किया है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, जिसमें जब तक सहमति नहीं होगी तब तक आप उस आदमी का नार्को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि हाल ही में दिल्ली कैबिनेट द्वारा प्रशासनिक जिलों के पुनर्गठन, यानी कि दिल्ली के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिले हैं उनका पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, और दिल्ली के इतिहास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दिल्ली में राजस्व जिले रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की संख्या 13 से घटा करके 11 कर दी गई है। क्या जिलों की संख्या 13 से 11 किया गया है या 11 से 13 किया गया है दिल्ली में? हमने पढ़ा था इसके बारे में। नए जिले जैसे आउटर नॉर्थ और सेंट्रल नॉर्थ बनाए गए हैं ताकि राजस्व जिलों की सीमाएं नगर निगम के 12 जोन के साथ पूरी तरह से मेल खा रहे हों, यानी कि नगर निगम और जिलों की संख्याएं एक दूसरे काउंटर ना करें, इसको लेकर के किया गया है। क्या ऐतिहासिक शहर इंद्रप्रस्थ की स्थापना मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1639 में की गई थी। दिल्ली के पहले ऐतिहासिक किले लाल कोट का निर्माण ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने किया था।
क्या इसका आंसर हो जाएगा? 58 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं कि आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन सा सही है? तो इसका बी सही लग रहा है। बी सही होगा, बी सही होगा। दिल्ली कैबिनेट 11 दिसंबर 2025 ने राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ा करके 13 कर दी है। 11 से 13 किया गया है। आउटर नॉर्थ और सेंट्रल नॉर्थ 2 जिले और बढ़ा दिए गए हैं। इसका उद्देश्य दिल्ली को एमसीडी के 12 जोन के साथ एक ही सीमा में लाना है, ताकि एक ही काले में एक ही प्रशासनिक और पुलिस नियंत्रण हो। विकल्प ए गलत है, क्योंकि संख्या बढ़ाई गई है, कम नहीं किया गया है। इंद्रप्रस्थ महाभारत कालीन पौराणिक शहर है। शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसाया था। अभी जो पुराना दिल्ली का आपको इलाका दिखता है, चांदनी चौक, दिल्ली गेट और लाल किला और आपको जामा मस्जिद, ये जो दिखता है, बल्ली मारान, ये सब जगह दिखता है आपको, ये सब पुरानी दिल्ली का इलाका था। लाल कोट को 736 ईस्वी में तोमर राजा अनंगपाल तोमर ने बनवाया था। तोमर को ही क्रेडिट दिया जाता है दिल्ली को बसाने के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है? कौन सा यह देश है? तो यह देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। भारत में भी कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश जैसे राज्य विचार कर रहे हैं। अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझसे पूछे 2 चीज़ें बैन कर देनी चाहिए। एक शॉर्ट वीडियो एंड रील्स, बच्चों के लिए तो कम्प्लीटली बैन। बड़े लोगों के लिए 30 मिनट ओनली, 24 घंटे में आप 30 मिनट ही चला सकते हैं। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, सभी जगहों पर आप लॉन्ग वीडियो देखिए जितना देखना है। शॉर्ट वीडियो पर बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि वो एडिक्टिव होता है। आपको अटेंशन जो होता है उसको बांध लेता है, आप चीज़ें भूलने लग जाएंगे। जितना ज़्यादा रील देखेंगे आपको पढ़ाई में उतना ही कम मन लगेगा। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ। 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है ना। 26 जुलाई तक एक काम कीजिएगा, अगर प्रीलिम वाकई पास करना हो तो ऑनलाइन जितने भी देर पढ़ते हैं आप, 2 घंटा पढ़ते हो, 3 घंटा पढ़ते हो, 4 घंटा पढ़ते हो या 5 घंटा ऑनलाइन पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ते हैं उसका एक फ़िक्स टाइम कर लीजिएगा कि मुझे शाम को, रात को, सुबह को इतने से इतने देर ऑनलाइन पढ़ना है। उसके अलावा फ़ोन उठाना ही नहीं है 26 जुलाई तक। ना टेलीग्राम, ना व्हाट्सएप, कुछ भी, नथिंग, जीरो। ऑनलाइन पढ़ने का तात्पर्य है PDF से पढ़ते हों, टेस्ट लगाते हों या कुछ भी करते हों ऑनलाइन, कुछ भी, तो उस फिक्स आवर होना चाहिए। उतने देर फ़ोन उठाना है, ऑनलाइन का काम कर लेना है, फिर फ़ोन को दूर रख के आ जाना है, अगर वाकई पास करना हो तो। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा PT पास करना। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 20वें सत्र में दीपावली को इस सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में दीपावली को भी शामिल किया गया है क्या? दीपावली इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली और एकमात्र धरोहर है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर केवल 1 सही हो जाएगा। केवल 1 सही है, यहाँ पर दूसरा गलत है। 10 दिसंबर 2025 को यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति ने दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सूची में शामिल किया। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोजित 20वीं सत्र के बैठक के भाग में लिया गया। दीपावली भारत की 16वीं धरोहर है। इस सूची में शामिल हुई। इससे पहले योग, कुंभ मेला, रामलीला, कुटियाट्टम, नवरोज आदि शामिल हो चुके हैं और भी कई सारे शामिल हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में आय असमानता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। भारत में आय समानता अपने उच्चतम स्तर पहुंच गई है, जहां निचली 50% आबादी राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त कर रही है। भारत की शीर्ष 10% आबादी राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा हथिया रही है, जबकि निचली 50% आबादी को केवल 15% मिल रहा है। भारत में आय असमानता अमेरिका और यूरोपीय संघ की तुलना में बहुत कम है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण में भारत में शीर्ष 1% की आय में लगातार गिरावट देखी गई है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1991 के पास भारत के अमीर लोगों की आय जो है वो बढ़ी है और असमानता भी बढ़ी है, इनइक्वालिटी बढ़ी है। बी आंसर हो जाएगा इसका। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा प्रकाशित विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 भारत में आय असमानता को चरम स्तर पर बताया गया है। शीर्ष 10% आबादी के पास राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा है, जबकि निचली 50% के पास केवल 15% हिस्सा है। यानी कि 100 लोग खड़े हैं, 100 लोग खड़े हैं, तो उनमें से 10 लोगों के पास में 58 रुपया है और बाकी जो 50 लोग बच गए
बाकी निचले जो 50% हैं उनके पास मात्र 15 रुपया है। तो ये है असमानता। ठीक है, विकल्प सी गलत है क्योंकि भारत की असमानता अमेरिका के 45%, ब्राज़ील 50%, यूरोप से बहुत ही ज़्यादा है। विकल्प डी गलत दिया हुआ। 1991 के बाद भारत के अमीरों की आय बढ़ी है। हाल ही भारत चीन संबंध के संदर्भ में व्यापार वीज़ा को लेकर घटनाक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत ने चीनी पेशेवरों के लिए व्यापार वीज़ा को मंजूरी देने की प्रक्रिया में ढील दी है ताकि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिल सके। मध्य 2020 में हिमालयी सीमा पर संघर्ष के बाद भारत ने चीनी नागरिकों के प्रवेश पर लगभग पूरी तरह से रोक लगा दी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों कथन सही दिए हुए हैं। दोनों कथन सही दिए हुए हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक शहर और उनके संस्थापकों को आपको निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। लालकोट, तोमर वंश, जहां आन जिसको जहां पनाह भी कह देते कई सारे लोग, वो खिलजी वंश के द्वारा स्थापित था। शाहजहानाबाद मुगल सम्राट हुमायूं के द्वारा स्थापित था। कौन से युग में इसमें से सही सुमेलित हैं? तो केवल 2 युग में यहाँ पर सही सुमेलित हैं। तीसरा गलत है, बाकी पहला दूसरा सही दिया हुआ है। दिल्ली को 7 बार बसाया गया, इसलिए इसको सप्त नगर भी कहा जाता है। सप्त नगर भी कहा जाता है, बहुत बार उजड़ा है यह शहर। लालकोट दिल्ली का पहला ऐतिहासिक शहर और किला था, जिसे 776 में तोमर राजा आनंगपाल तोमर ने स्थापित किया था। जहां शहर 14वीं शताब्दी में खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बसाया गया था। शाहजहानाबाद वर्तमान पुरानी दिल्ली मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 1639 में इसकी स्थापना की गई थी। हुमायूं ने पुराना किला बनवाया था, हुमायूं के द्वारा पुराना किला बनवाया गया था, इसलिए 2 कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में अब सवाल आपको बनाना है कि क्या है। माउंट कोसियस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। लेक आयर बेसिन ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अंतर्देशीय जल निकासी बेसिन है। रंगपियो रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक प्रमुख मरुस्थल है। क्या यह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है? कौन से ऊपर में से सही है? तीनों के एक बार फिर से देखिए, केवल 1 2 2 3 1 3 1 2 3 कौन से इसके सही होंगे? 1 2 2 3 1 2 3 1 3 क्या इसका आंसर हो जाएगा? पहला और दूसरा इसका सही दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सभी महाद्वीपों में सबसे समतल है, फ्लैट है। इसकी सबसे ऊंची चोटी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित माउंट कोसियस्को है, जो समुद्र तल से मात्र 2230 मीटर ऊपर है। गर्म और शुष्क जलवायु कारण नदियां अक्सर समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए लेक आयर बेसिन यहाँ का एक विशाल अंतर्देशीय जल निकासी बेसिन है, जिसमें सारी नदियां अपना पानी गिरा देती हैं, जिसका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। कथन 3 गलत है यहाँ पर। रैंगिपो रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के ज्वालामुखी पठार पर स्थित है। न्यूजीलैंड में भी रेगिस्तान है एक छोटा सा, ये आपको याद रखना है, जिसको कहा जाता है रंगिपो या रैंगिपो रेगिस्तान जिसको कहा जाता है। ये सवाल पूछा जाएगा प्रीलिम में, ज़रूर याद रखिएगा। अब इससे टफ और मैं क्या करवाऊँ बताइए? आपने नहीं पढ़ा होगा कि न्यूजीलैंड में भी कोई रेगिस्तान है। यूपीएससी में भी ये पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर ज़रूर याद रखिएगा। भारत ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह खाड़ी सहयोग परिषद के किसी सदस्य देश के साथ भारत का पहला CEPA है। इस समझौते के तहत ओमान ने अपने 98% से अधिक टैरिफ लाइन पर जीरो ड्यूटी पहुंच की पेशकश की है। CEPA केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित है, इसमें सेवाओं या निवेश को शामिल नहीं किया गया है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? एलिमिनेट कर लेंगे आसानी से बच्चे। इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। पहला और तीसरा दोनों ही गलत दिया हुआ है, दोनों ही गलत दिया हुआ है। भारत का पहला CEPA है क्या खाड़ी देशों के साथ में? तो ज़रा देखते हैं। भारत ने ओमान से 18 दिसंबर 2025 को CEPA पर हस्ताक्षर किया, क्योंकि यह GCC देश संयुक्त अरब अमीरात के साथ 2022 के बाद से दूसरा CEPA है। इससे पहले हमने UAE के साथ में CEPA साइन कर लिया था। दूसरा तो सही है, तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि CEPA का तात्पर्य ही होता है ट्रेड, सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट सब कुछ। FTA का तात्पर्य होता है केवल ट्रेड, ठीक है, तो इसलिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। भारत में लिव इन रिलेशनशिप के कानूनी स्थिति के संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया फैसले और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों पर विचार करें। कई सारे बच्चे रह भी रहे होंगे इसमें, विचार कीजिए। अब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लिव इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अविवाहित जोड़ों को भी सुरक्षा प्रदान करे। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ कहा है? सोशल इशू में पढ़ना होता है, यूपीएससी में भी ये सवाल पूछे जाते हैं, मेंस में आपसे ही पूछा जा सकता है सोशल इशू के मुद्दे में। ठीक है। भारत में ऐसे रिश्ते से जन्म लेने वाला बच्चा का कोई कानूनी दर्जा या उत्तराधिकार अधिकार नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत लिव इन रिलेशनशिप को घरेलू रिश्ते के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिससे महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार मिलता है। क्या ऐसा भी किया गया है क्या भाई? शादी का कॉन्सेप्ट ही खत्म होगा क्या? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी इसमें से सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3 कौन सा इसका सही है? इसका आंसर सी हो जाएगा। पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला तीसरा सही दिया हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 महिलाओं को याचिकाओं पर पुलिस को सुरक्षा देने का आदेश दिया और कहा कि लिव इन संबंध अवैध नहीं है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 114 और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ऐसे रिश्तों से जन्मे बच्चे को कानूनी दर्जा उत्तराधिकार प्राप्त होता है। कथन 3 सही है। डी वेलुसामी मामले 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मान्यता दी, जिससे महिलाओं को मेंटेनेंस का अधिकार मिला हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है यहाँ पर। हाल ही में संसद द्वारा पारित जी राम जी बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी संशोधन विधेयक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विधेयक केंद्र सरकार की फंडिंग हिस्सेदारी को 100% से घटा करके 60% कर देता है। शेष 40% वहन राज्य सरकारों को करना होगा। इस बिल के तहत सामग्री खरीद पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ा दिया गया है, जिसे सरकार भ्रष्टाचार रोकने का उपाय बता रही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों कथन सही दिए हुए हैं। संसद ने जी राम जी बिल मनरेगा संशोधन पारित किया। पहले इसका पूज्य बापू नाम रखने वाली थी, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार। फिर लगा कि यार बैठ नहीं रहा है सही से कुछ, तो फिर उन्होंने जी राम जी किया, है ना। पहले यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी, लेकिन अब केंद्र सरकार केवल 60% फंडिंग देगा, राज्यों को 40% फंड देना होगा। इसके अतिरिक्त सामग्री खरीद जैसे सीमेंट पर अब केंद्र सरकार की कड़ी निगरानी होगी। विपक्ष ने आरोप लगाया, जो भी आरोप लगाया ठीक है, अच्छी बात है। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वंजी सुतार, ये महोदय बहुत ही फेमस मूर्तिकार थे, इनका निधन हो गया था दिसंबर में। उसके बारे में यह सवाल है, जरा हल कीजिएगा। सारा कुछ सवाल दिख रहा है आपको। 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। निम्न से किन प्रमुख मूर्तियों के निर्माण से वह जुड़े हुए हैं? काम ऐसा करो कि अब 1000 सालों तक इनका काम पृथ्वी पर खड़ा रहेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलोर, चंबल स्मारक मध्य प्रदेश। नीचे दे कूट का सही उत्तर करें और चुनें कि किन किन मूर्तियों के निर्माण से जुड़े हुए थे ये। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। एक तो सबको सही लग रहा है, तो चलो भाई एक तो होगा ही, तो एक आंसर काट देते हैं। एक की तो गारंटी है, बाकी दूसरा तीसरा का क्या है जरा निकालिएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। राम वंजी सुतार भारत के महान मूर्तिकारों में से एक थे। उन्होंने गुजरात में सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति, बेंगलोर में डॉक्टर अंबेडकर के स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का निर्माण किया। इसके अलावा उन्होंने 45 फुट ऊंचा चंबल स्मारक और संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रसिद्ध ध्यान मग्न जो मुद्रा में प्रतिमा है पुरानी संसद भवन में, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। उन्हें पद्म भूषण 2016, पद्मश्री 1999 से सम्मानित किया जा चुका है। आरावली पर्वतमाला के बारे में अब सवाल हम लोग हल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हालिया 20 नवंबर 2024 के फैसले के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कोर्ट ने आरावली की एक समान परिभाषा को मंजूरी दी, जिसमें 100 मीटर का नियम शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरावली क्षेत्र में सभी खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जब तक कि वैज्ञानिक मैपिंग पूरी नहीं हो जाती है। पर्यावरणविदों का मानना है कि 100 मीटर के नियम से आरावली का 90% से अधिक हिस्सा संरक्षित क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। वही था जो स्टेटमेंट था वही एक्सप्लेनेशन में था। वहाँ पर भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कमीशन्ड की गई INSS 335 द ऑस्प्रेज क्या है? ये क्या है भाई? तो गोवा के INS हंसा में स्थापित नौसेना की दूसरी MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है। द
द ऑस्प्रेज यह हेलीकॉप्टर की स्क्वाड्रन है जिसको गोवा में स्थापित किया गया है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। 18 दिसंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने गोवा के INS हंसा में अपनी दूसरी MH-60R यह हेलीकॉप्टर है मल्टी रोड हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन द ऑस्प्रेज को कमीशन किया। यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सतह निगरानी इत्यादि चीज़ों में यह सक्षम है। इसकी पहली स्क्वाड्रन INAS 323 रेजर शार्क्स मार्च 2024 में कोच्चि में कमीशन की गई थी। अब दूसरा को गोवा में कमीशन किया गया है। एशिया डेवलपमेंट बैंक और भारत की साझेदारी के संबंध में कथन पर विचार करें। ADB ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का समर्थन करने के हाल ही में 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ऐसा कब हुआ भाई, हमें तो पता ही नहीं चला कब ये सब चीज़ें हो जाती है। ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। चीन वर्तमान में इसका सबसे बड़ा शेयर धारक है। क्या चीन है सबसे बड़ा शेयर धारक इसका? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सही कथन चुनना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। ADB भारत के साथ 5 ऋण समझौते किए हैं जिनमें 2027 तक 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने वाले PM सूर्य घर योजना के लिए 650 मिलियन डॉलर ऋण दिया जाएगा। यद्यपि ADB की स्थापना 1966 में हुई थी, मुख्यालय मनीला में है। इसके सबसे बड़े शेयरधारक जापान और अमेरिका है 15.6%। उसके बाद से चीन है 6.4% और भारत की हिस्सेदारी है 6.3%। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें। शांति बिल के बारे में हम लोग सवाल हल कर रहे हैं। शांति बिल नाम है इसका, जो भारत के परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। निम्न से कौन से कथन सही हैं? यह पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा उत्पादन को प्रतिबंधित करता है, केवल सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करता है। यह सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को निरस्त करता है, जिससे विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त होता है। यह बिल केवल भारतीय सरकारी कंपनियों को SMR बनाने की अनुमति देता है। इस बिल के तहत विदेशी कंपनियों को परमाणु दुर्घटना की स्थिति में असीमित दायित्व का सामना करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा B। इसका आंसर B हो जाएगा। शांति का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इंडिया। बिल के नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया। अब तो यह बिल लागू भी हो चुका है। इसका उद्देश्य पुराने कानून CLNDA 2010 को निरस्त करना है, जिससे आपूर्तिकर्ताओं पर दायित्व का भारी बोझ डाल करके विदेशी निवेश को रोक रखा था। और हमने इसी विदेशी निवेश को चालू करने के लिए शांति बिल लाया है। 2030 तक 22 गीगावाट का हमने लक्ष्य रखा हुआ है परमाणु ऊर्जा का। परमाणु ऊर्जा का ये जरूर याद रखना गुरु, सवाल पूछा जाएगा ये। बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 योजना के प्राथमिक लक्ष्य क्या हैं? चारों ऑप्शन पढ़िए। केवल हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना, अगले 5 वर्षों में राज्य के प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, राज्य में सभी विश्वविद्यालयों को निजी कंपनियों को बेचना, राज्य को पूरी तरह से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना। तो 20 का उत्तर हो जाएगा तार्किक ढंग से। 20 का आंसर हो जाएगा। 20 का आंसर हो जाएगा। 17 दिसंबर 2025 को 7 निश्चय 3 को मंजूरी दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य अगले 5 वर्षों में बिहार के प्रति व्यक्ति आय वर्तमान के 50,000 को दोगुना कर रोजगार को बढ़ाना है, ताकि बिहार सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सके। इसके तहत 2023 की जातीय जनगणना में 94 लाख गरीब परिवारों को सहायता दी जाएगी। औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण को भी गति मिलेगी। भारत सरकार द्वारा अपनाए जा रहे औपनिवेशिक विरासत को हटाने के प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। डीकॉलोनियल रीनेमिंग, मतलब औपनिवेशिक जो नाम है और इत्यादि चीज़ हैं उनको ख़त्म किया गया भारत सरकार के द्वारा। हैवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप, राजपथ कर्तव्य पथ, पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम, कौन कौन से इसमें से सही सुमेलित हैं? तो सभी के सभी तीनों युग्म यहाँ पर सही दिए गए हैं। दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्रों की गैलरी का उद्घाटन किया गया, जिससे 96 ब्रिटिश अधिकारियों के चित्रों को बदल दिया गया। यह सरकार की डीकॉलोनियल रीनेमिंग औपनिवेशिक नाम बदलने की नीति का हिस्सा है। सभी तीनों युग्म सही सुमेलित है। 2018 में हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप और रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, 2022 में राजपथ को कर्तव्य पथ, 2024 में अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम नाम दिया गया था। अगला सवाल है, इथियोपिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए
जिससे ने हाल ही में पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ये भी आपको पता चल गया। इथियोपिया अफ्रीका की हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित एक भूमि आबद्ध लैंडलॉक्ड देश है। क्या ये सही है भाई? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है लेकिन लैंडलॉक्ड देश है क्या? यह दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थल रुद्ध देश है। कौन सा इसमें से सही है? इथियोपिया के बारे में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। केवल सुनने से तो नहीं होगा, आंसर जरूर निकालिए, गलत कीजिए ताकि याद रहेगा। सही कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, अच्छी बात है। तब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। यहाँ पर दोनों कथन सही दिया हुआ है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली ने पीएम मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है। इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक स्थित लैंड लॉक्ड देश है जिसकी राजधानी अदीस अबाबा है। यह दुनिया के सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला स्थल रुद्ध देश है। जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, सूडान और केनिया से यह घिरा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री हालिया दिसंबर 2025 में जॉर्डन यात्रा के संदर्भ में जॉर्डन की भौगोलिक सीमाओं के बारे में कौन सा कथन सही दिया हुआ है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर। जॉर्डन की सीमाएं इराक, सीरिया, सऊदी अरब, इजराइल, फिलिस्तीन से लगती है। जॉर्डन पूरी तरह से भूमध्य सागर से घिरा हुआ एक द्वीपीय देश है। जॉर्डन की सबसे लंबी सीमा मिस्र के साथ लगती है। जॉर्डन और तुर्की की सीमाएं आपस में मिलती हैं। कौन सा इसमें से सही दिया हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। पीएम मोदी कूटनीतिक संबंध 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जॉर्डन का दौरा किया। 37 वर्षों में पहली द्विपक्षीय यात्रा है। जॉर्डन पश्चिम एशिया के लेवांत क्षेत्र में, इसको लेवांत का रीजन भी कहा जाता है। विकल्प ए सही है। जॉर्डन उत्तर में सीरिया, पूर्व में इराक, दक्षिण में सऊदी अरब, पश्चिम इजराइल, फिलिस्तीन से घिरा हुआ। इसकी पश्चिमी सीमा पर जॉर्डन नदी बहती है जो मृत सागर में गिरती है, डेड सी में गिरती है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाली पोंडरू खादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कहाँ से सर ढूंढ के ला रहे हैं टॉपिक? जितने इसमें हैं सवाल, ये सब हमने पढ़ा हुआ है न्यूज़पेपर में। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू का क्रक्स है ये दिसंबर महीने का। कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम उठा लो गुरु। यूपीएससी इस बार 2026 से 21 सवाल स्क्रीन शॉट के साथ मैच कराए हैं मैंने। 21 क्वेश्चंस विथ ए स्क्रीन शॉट। ठीक है, तो सभी जगहों पर पूछा जाएगा ये, इसलिए ध्यानपूर्वक कीजिए और रिवीजन तो करना ही करना प्लीज़, नहीं तो कुछ काम का नहीं रहेगा बिना रिवीजन के। ये पोंडरू खादी के बारे में अब आपको बताना है। ये आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में पहाड़ी या लाल कपास से हाथ से बुना जाने वाला एक पारंपरिक कपड़ा है। इसके निर्माण में कपास की सफाई के लिए बालुगा मछली के जबड़े की हड्डी का अनूठा उपयोग किया जाता है। बालुगा मछली की हड्डी का उपयोग किया जाता है क्या? पोंडरू यह जो कपड़ा है उसके बारे में। महात्मा गांधी ने अपने जर्नल यंग इंडिया में इस खादी के गुणों की सराहना की थी। गांधी जी ने पहली बार धोती धारण किया था, वो दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे ट्रेन से। उनको गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने कहा कि ये भारत में आके सूट बूट पहन के घूम रहे हो तुम, इससे भारत को नहीं पहचान पाओगे। तो उनको कहा कि भारत में ट्रेन की यात्राएं करो, सामान्य लोगों से मिलो, और सामान्य क्लास में बैठ कर उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। भारत में जितने भी आज तक महान लोग हुए हैं, बुद्ध से लेकर के और आज तक, उसमें से सारे के सारे यात्री रहे हैं। चलिए देखिए ऊपर दिए गए कथनों से कौन सा सही है। इसका आंसर तीनों सही हो जाएगा, तीनों का तीनों सही दिया हुआ है। पोंडरू खादी आंध्र प्रदेश में हाल ही में जीआई टैग मिला, तीनों कथन सत्य है। यह श्रीकाकुलम जिले के पोंडरू गांव में पहाड़ी लाल कपास से बनाया जाता है। पहाड़ी लाल कपास, लाल रंग का कपास। इसकी विश्व स्तर पर अनूठी प्रथा है कि कपास की सफाई बालुगा मछली के जबड़े की हड्डी से की जाती है और कताई 24 तीलियों वाले एकल ध्रुवीय चरखे गांधी चरखा से होती है। उसका नाम फिर, गांधी जी गए तो वहाँ चरखा चलाया उन्होंने, उसका नाम फिर गांधी चरखा ही पड़ गया। यह अपने 100-120 के उच्च यार्न कॉटन धागा संख्या के लिए जाना जाता है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता पूर्व यंग इंडिया में इसकी बहुत प्रशंसा की थी और उन्होंने इसको बहुत प्रमोट किया था। पोंडरू खादी इसको कहा था, आंध्र प्रदेश को मिला हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैविक हथियार संधि बायोकेमिकल जो वेपन्स होते हैं, बायोसिक्योरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर ध्यान दीजिए। BWC 1972 में खुली एक वैश्विक संधि है।
इसका उद्देश्य जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है। क्या पूर्ण प्रतिबंध है 1972 के बाद से? भारत ने अभी तक इस जैविक हथियार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्या किया है भारत ने, बताइए? क्रिस्पर जैसी आधुनिक जीन एडिटिंग तकनीकें दोहरे उपयोग होने वाली तकनीकें मानी जाती, जिनका उपयोग चिकित्सा और जैविक आतंकवाद दोनों में किया जा सकता है। क्या क्रिस्पर का उपयोग बायो टेररिज्म के लिए किया जा सकता है? कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है, दूसरा गलत दिया हुआ है। सही पूछा है, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, ये गलत दिया हुआ है। यह विषय भारत के लिए राष्ट्रीय बायोसिक्योरिटी नीति की आवश्यकता से संबंधित है। कथन 1 सही है। हमारे विदेश मंत्री महोदय ने बोला था कि भारत को बायोसिक्योरिटी की ओर ध्यान देना चाहिए। BWC 1972 पहली बहुपक्षीय संधि है जो विनाशकारी हथियार जैविक विषाक्त को पूरी तरह से प्रतिबंधित करती है। कथन 2 गलत है। भारत 1974 से इस संधि का सदस्य है, 1974 से इंदिरा गांधी जी के ज़माने से। कथन 3 सही है। क्रिस्पर जैसी उन्नत बायोटेक्नोलॉजी दोहरा यूज हो सकता है इसका, मानवता के लिए भी और मानवता के विरुद्ध भी इसका उपयोग हो सकता है। मध्य पूर्व के क्षेत्रों के साथ भारत के सामरिक और आर्थिक संबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है, ये आपको देखना है। बहुत ही बकवास सवाल है ये। मध्य पूर्व भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी तेल आयात आवश्यकता का 60% से 70% खाड़ी देशों से प्राप्त करता है। मध्य पूर्व में रहने वाले 90 लाख भारतीय नागरिक भारत में भारी मात्रा में प्रेषण भेजते हैं, ये भी सही है। भारत ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन करने के लिए बिल्कुल गलत है, यही आंसर हो जाएगा। सी गलत है यहाँ पर। भारत इस क्षेत्र में मल्टी अलाइनमेंट बहुसंरेखन नीति अपनाता है जहाँ इजराइल और अरब देश दोनों के साथ संबंधों को एक साथ आगे लेकर के चलता है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, छोटा सवाल था। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र नशीली दवाएं अपराध कार्यालय UNODC के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। यह एजेंसी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की संरक्षक के रूप में कार्य करती है। UNODC प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर विश्व ड्रग रिपोर्ट और मानव तस्करी के खिलाफ ब्लू हार्ट कैंपेन का संचालन करता है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? 66 का 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, तीनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है, तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। जेफरी एप्स्टीन का मामला था, उसी दौरान हमने इसके बारे में पढ़ा था। UNODC की स्थापना 1997 वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी। यह ड्रग नियंत्रण, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, आपराधिक न्याय सुधार पर काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है। यह प्रतिवर्ष विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी करती है। मानव तस्करी के खिलाफ ब्लू हार्ट कैंपेन तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ योर नो काउंट्स अभियान चलाती है। यह UNTOC 2003 और UNAC 2003 संधियों के संरक्षक और सेक्रेटेरिएट भी है। इसकी 90% फंडिंग सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान से आती है। जेफरी एप्स्टीन मामले में चर्चित रहा। पीडोफाइल आइलैंड, पीडोफाइल द्वीप वास्तव में निम्न से किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? पीडोफाइल बीमारी भी होता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को ये बीमारी है, उनको छोटी बच्चियों की ओर उनका अट्रैक्शन होता है। सोचिए ज़रा कितनी नीचता की पराकाष्ठा है ये। तो पीडोफाइल आइलैंड इसी को नाम दे दिया गया, जहाँ पर जेफरी एप्स्टीन और उसके बड़े बड़े उद्योगपति और नेता लोग, कुकर्मी जो थे, वो सब वहीं पर इकट्ठा होते थे। तो इसके बारे में सवाल पूछा गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कैरेबियन सागर में अमेरिकी वर्जिन आइलैंड लिटिल सेंट जेम यहीं पर स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। कहाँ पर है ये? तो कैरेबियन सागर में अमेरिकी वर्जिन आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स। अगला सवाल है, तुर्की के कोनिया बेसिन में कृषि भूमि पर सैकड़ों अचानक बनने वाले गड्ढों के उभरने के प्राथमिक कारण क्या हैं? तुर्की का एक कोनिया बेसिन, यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे उभर करके आ गए, बहुत विशाल मतलब फुटबॉल के मैदान के आकार के बड़े बड़े गड्ढे उभर करके यहाँ पर आ गए थे। अब इसके कारण पूछा जा रहा है। 2000 के दशक से जलवायु परिवर्तन, गंभीर सूखे के कारण भूजल स्तर का अत्यधिक गिरना, भौम जल बहुत ज़्यादा कम हो गई, इसके कारण से गड्ढे बन गए क्या? चूना पत्थर की चट्टान वाली कास्टिक भू आकृति का होना, किसानों द्वारा मक्का, चुकंदर जैसी जल गहन फसलों के लिए अत्यधिक मात्रा में अवैध कुओं का निर्माण करना, क्या इन सब कारणों से हुआ है क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, तीनों के तीनों सही दिए गए। तुर्की कोनिया बेसिन देश का अनाज भंडार का 10 से 15% उत्पादन माना जाता है। मध्य अनातोलिया पठार पर स्थित एक बंद बेसिन है। तीनों कथन यहाँ पर सही दिया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है?
भारत में CPCB द्वारा निर्धारित AQI मुख्य रूप से CO2 और हाइड्रोजन गैसों का मापन किया जाता है। हाल ही में CREA के अध्ययन के अनुसार दिल्ली के वार्षिक PM 2.5 प्रदूषण का 33% हिस्सा माध्यमिक अमोनियम सल्फेट है, जो कोयला संयंत्र SO2 और कृषि के अमोनिया उत्सर्जन से मिलने से बनता है। AQI स्केल 0 से 100 तक होता है, जहाँ 100 का अर्थ वायु गुणवत्ता का पूर्णतः शुद्ध होना होता है। वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का वायु प्रदूषण में कोई योगदान नहीं होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए क्या इसमें कहा गया है कि यह उद्योग कोयला से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कृषि गतिविधि अमोनिया के संयोजन से बनता है। विकल्प ए और डी गलत है, क्योंकि भारत के CPCB द्वारा निर्धारित AQI में 6 प्रमुख प्रदूषकों को शामिल किया गया है। इन 6 प्रदूषकों के बारे में सवाल पूछा जा चुका है। PM 2.5, PM 10, O3 ओजोन जिसको कहते हैं, NO2, SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड को शामिल किया गया है। भारत की आगामी जनगणना सेंसस 2027 जो चल रहा है अभी, विमुक्त जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीनोटिफाइड ट्राइब्स जिनको कहा जाता है। सामाजिक न्याय मंत्रालय की सिफारिश के अनुसार स्वतंत्र भारत के इतिहास से पहली बार 2027 की जनगणना में डीनोटिफाइड ट्राइब्स को आधिकारिक रूप से अलग गणना की जाएगी। औपनिवेशिक काल में इन समुदायों को दमनकारी आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत वर्गीकृत किया गया था, जिसे आज़ादी के बाद अयंगर समिति की सिफारिशों पर निरस्त कर दिया गया। अयंगर समिति की सिफारिश पर निरस्त किया गया क्या? अगर ये सही है तो एक स्टेटमेंट में कितने फैक्ट दिए गए हैं? खानाबदोश जनजाति अस्थायी बस्तियों के बिना जीवन यापन करती हैं, जैसे बंजारा, जबकि अर्ध खानाबदोश जनजाति मौसमी प्रवास के लिए एक अस्थायी आधार रखती हैं, जैसे कि गद्दी जनजाति। तो कौन से इसके सही हो जाएंगे? इसका आंसर डी हो जाएगा। सारे कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। एक बार फिर से जाकर कथन को देख करके रिवाइज करके उसको याद रख लेना है। विमुक्त जनजातियाँ भारत की सबसे वंचित वर्गों में से एक हैं। तीनों कथन सही है। औपनिवेशिक काल में 1911 की जनगणना के बाद इनकी कोई जनगणना नहीं हुई। ब्रिटिश सरकार ने 1871 कानून के तहत पैदाइशी अपराधी घोषित कर दिया था, यानी कि देखते ही गोली मारो, पैदा हुए कि ये अपराधी हैं, जिसे 1949 में अयंगर समिति की रिपोर्ट पर बदल दिया गया। इन्हें विमुक्त या डीनोटिफाइड कहा जाता है। रेनके आयोग 2008 के अनुसार से इनकी आबादी 10 से 12 करोड़ है। इटाटे आयोग या इताते आयोग जिसको कहते हैं, 2014 के आयोग हिसाब से 1200 से अधिक ऐसे समुदाय की पहचान की थी। क्योंकि ये कई बार SC ST OBC की सूचियों से बाहर हैं, इसलिए 2027 में इनकी जनगणना अलग करने के लिए लक्षित किया गया है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। जैसे बंजारा, रबारी, गद्दी, मालधारी, ये सब जो जनजातियां हैं इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला जी का निधन हो गया था। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगभग जय हिंद 1971 उनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। दीवार में खिड़की रहती है 1997 उपन्यास, जिसके लिए उन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह वर्ष 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले तमिल लेखक बने हैं। नौकर की कमीज उनकी पर्यावरण विज्ञान पर लिखी गई प्रसिद्ध शोध पुस्तक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दीवार में खिड़की रहती है, जिनके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विनोद कुमार शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य में जादुई और युगांतरकारी लेखक हैं, जिनका जन्म छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में हुआ था। उनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास दीवार में खिड़की रहती है। 1999 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। लगभग जय हिंद 1971 उनका पहला कविता संग्रह था, न कि नाटक। हिंदी के लेखक थे। उन्हें 2025 भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी 2025 में सम्मानित किया गया। विकल्प डी गलत है, क्योंकि नौकर की कमीज उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जिस पर प्रसिद्ध फिल्मकार मनी कौल ने फिल्म बनाई है। 2003 में पेन नोबेक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय लेखक भी यही विनोद कुमार शुक्ल जी थे। बहुत शानदार लिखते हैं। नौकर की कमीज पढ़ेंगे तो थोड़ा आनंद आएगा। दीवार में खिड़की रहती थी, वो भी बहुत अच्छी है। गूगल द्वारा हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट सन कैचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष सौर ऊर्जा से चलने वाली उपग्रह आधारित डेटा केंद्रों का निर्माण करना, जिसके लिए प्रोजेक्ट सन कैचर शुरू किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग से पृथ्वी पर स्थित डेटा केंद्र में बिजली पानी की भारी खपत हो रही है। अनुमान है कि 2030 तक यह मांग बढ़कर 165% बढ़ जाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर गूगल ने शुरू की है, जिसका पहला परीक्षण 2027 में होगा। इसके तहत AI चिप्स और इत्यादि के लिए डेटा जो सेंटर होते उसको अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा।
भारत में संसदीय विशेषाधिकार के कानूनी और संवैधानिक आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। संविधान का अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों को अनुच्छेद 194 के राज्य के विधायकों को विशेषाधिकार प्रदान करता है। यह विशेषाधिकार भारत के राष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी दोनों पर समान रूप से विस्तारित है। सीता सोरेन बनाम भारत संघ 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने 1998 KV पे नरसिम्हा राव रिश्वत फैसले को उलटते हुए स्पष्ट किया कि सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने वाले सांसदों को आपराधिक मुकदमे से कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। आपराधिक मुकदमे से कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी क्या? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 तो सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति और महान्यायवादी सब पर समान रूप से लागू नहीं होता, राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हाल ही में संपन्न हुए FTA के प्राथमिक प्रावधान के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? 4 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों को पढ़िए और आंसर भी निकालिए। इसका आंसर मैं डायरेक्ट आंसर पर जाऊंगा। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में $20 बिलियन के निवेश का वादा करता है। भारतीय पेशेवर STEM स्नातकों के लिए विशेष वीज़ा पाथवे 5000 रोजगार वीज़ा भी दिया जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड अपने द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में $8.24 बिलियन को 5 वर्षों में दोगुना करेंगे। विकल्प 20 बिल्कुल सही है। न्यूजीलैंड भारत में 20 बिलियन का निवेश करेगा और भारतीय प्रोफेशनल्स को अपने यहाँ पर जगह भी देगा। डेयरी दूध उत्पादों को इससे बाहर रखा गया, इस FTA से उस पर कोई भी समझौता नहीं किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा चुनावी न्यास के कानूनी ढांचे के संदर्भ में कथन पर विचार करें। चुनावी न्यास गैर लाभकारी संस्थाएं हैं जो कंपनी अधिनियम के तहत धारा 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत हो सकती हैं। आयकर अधिनियम की धारा 17 CA के तहत ये ट्रस्ट विदेशी राजनीतिक दल और निवासी भारतीयों से बिना पासपोर्ट नंबर के असीमित नगद चंदा ले सकते हैं। क्या इसका आंसर हो जाएगा? आपको पता होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले चुनावी इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए पैसा लिया जाता था राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तीसरा भी है इसमें, चुनावी ट्रस्ट को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल धनराशि कम से कम 95% हिस्सा जनप्रतिनिधि 1951 के तहत पंजीकृत पात्र राजनीतिक दलों को दान करना अनिवार्य होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला और तीसरा सही है। यहां पर दूसरा कथन ये गलत दिया हुआ है। कथन 2 गलत है। ये ट्रस्ट किसी विदेशी संस्था चंदा नहीं ले सकते हैं। NRIs के लिए पासपोर्ट नंबर या भारतीय निवासियों के लिए पैन नंबर देना अनिवार्य होता है। साथ ही चंदे में पारदर्शिता रखनी होती है, इसलिए यहाँ पर दूसरा कथन गलत दिया हुआ है। लेकिन अब राजनीतिक पार्टियां बाहर से भी चंदे ले सकती है। फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा के 15 वर्ष बाद जापान सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को फिर से चालू करने की मंजूरी दी है। इस संयंत्र का क्या नाम है? इसका नाम है काशिवाजाकी करीवा परमाणु संयंत्र निगाटा। इसको जरूर याद रखिएगा। 2011 में आए सुनामी और भूकंप के बाद से फुकुशिमा दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब उसके 15 वर्षों बाद दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को जापान सरकार फिर से चालू कर रही है। उसका नाम है काशिवाजाकी करीवा परमाणु संयंत्र निगाटा। जरूर ध्यान में रखिएगा। 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य उसने रखा हुआ है। हाल ही विदेश मामलों के संसदीय समिति की रिपोर्ट भारत बांग्लादेश संबंधों के भविष्य के संदर्भ में से कौन सा कथन असत्य दिया हुआ है? इसके डायरेक्ट आंसर पर जाऊंगा। बांग्लादेश से आई राजनीतिक उथल पुथल के बाद भारत ने नेबरहुड फर्स्ट नीति को पूरी तरह समाप्त कर दिया। ये गलत दिया हुआ है। बाकी तीनों यहाँ पर सही है। ये प्रीलिम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं होंगे आपके लिए, क्योंकि बांग्लादेश में अभी चुनाव हो चुका है, इसलिए यह इरेलेवेंट हो गया। दिसंबर का यह करंट है। वर्ष 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। HRA की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी द्वारा सशस्त्र क्रांति के लिए की गई थी। सचिन नाथ सान्याल द्वारा रचित HRA का घोषणा पत्र द रिवॉल्यूशनरी 1925, रूसी क्रांति 1917 समाजवादी विचारधाराओं से गहराई से प्रेरित था। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 के मुकदमे के बाद 9 दिसंबर 1927 को 4 क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। कौन सा इनमें से सही होगा?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों के तीनों कथन सही दिए गए हैं। यह चर्चा में था 19 दिसंबर को बलिदान दिवस के अवसर पर, इसलिए हमने इसका अध्ययन किया था। बाकी तो आपको इसके कहानी के बारे में पता ही होगा। कश्मीरी संस्कृति और भूगोल में प्रसिद्ध चिल्लाई कला का क्या तात्पर्य होता है? चिल्लाई कला का तात्पर्य होता है बहुत ज़्यादा ठंड के दिन पड़ते हैं, 40 कठोर ठंड के दिनों को चिल्लाई कला कहा जाता है। कश्मीर में 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक यह चलती है। भारत और रूस के बीच क्रियान्वयन की दिशा में बड़े रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह भारत और रूस के बीच में हाल ही में समझौता किया गया है। तो दोनों देश की सेनाएं युद्धोपयुक्त सैन्य विमान को एक दूसरे देश के सैन्य ठिकाने, ईंधन भरने, मरम्मत और आपूर्ति के लिए पारस्परिक पहुंच प्रदान करेंगे। यही इसका उद्देश्य रखा गया है RELOS समझौते का। जरूर याद रखिएगा, अमेरिका के साथ भी हमारे लेमोआ, कॉमकासा और बेका जैसे समझौते साइन हैं, अब रूस के साथ भी हैं। हाल ही में दिवंगत हुई बेगम खालिदा जिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने सैन्य तानाशाही के बाद लोकतंत्र की बहाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे बांग्लादेश आवामी लीग की संस्थापक और प्रमुख नेता थी। इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 सही है यहाँ पर, दूसरा गलत दिया हुआ है। दूसरा गलत इसलिए है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख थी, न कि आवामी लीग की। आवामी लीग के प्रमुख शेख हसीना महोदया हैं जो भारत में गाजियाबाद में रह रही हैं। FDI और FPI के बीच मुख्य अंतर क्या है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? FDI में विदेशी निवेशक को प्रबंधन नियंत्रण प्राप्त होता है, जबकि FPI में निवेशक का कंपनी पर कोई नियंत्रण नहीं होता। यह अत्यधिक तरल होता है, लिक्विड होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। PM की पूर्व बजट बैठक में FDI आउटफ्लो 1.5 बिलियन को लेकर चिंता जताई गई है। FDI एक तरल दीर्घकालिक निवेश होता है। निवेशक 10% से उससे अधिक इक्विटी हासिल करता है, जबकि FPI स्टॉक, बॉन्ड्स इत्यादि में जो खरीद होती है उसी को कहा जाता है। भारत के सामरिक रक्षा कार्यक्रम के तहत विकसित कलाम 4 मिसाइल के संदर्भ में विचार करें। यह DRDO द्वारा विकसित पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी अधिकतम रेंज 3500 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को विशेष रूप से अरिहंत श्रेणी के परमाणु संचालित पनडुब्बियों से परीक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों का दोनों कथन यहाँ पर सही दिया गया है, सी इसका आंसर हो जाएगा। कलाम 4 इसका नाम है। 2 चरणीय सॉलिड रॉकेट मोटर संचालित SLBM है। भारत के नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत दूसरी सेकेंड स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करती है। 3500 किलोमीटर कम पेलोड के साथ में 4000 किलोमीटर तक यह मार कर सकती है। पनडुब्बियों के लिए इसको डिजाइन किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी के 100 मीटर के दायरे में खनन को मंजूरी देने वाले अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 137 के तहत इसने खुद से ही फैसले को, जनता ने जब विरोध किया तो खुद ही रोक लगा दी थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1 सितंबर 2025 तक बैंकों का सकल NPA अनुपात गिर करके 2.1% हो गया है, जो कई दशक का न्यूनतम स्तर है। NPA कम हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम हो गए, जो कि अच्छी बात है। RBI के नियमों के अनुसार यदि किसी ऋण के मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है तो उसे NPA कह दिया जाता है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए, बिल्कुल सही कहा गया है, बिल्कुल सही कहा गया है। 2018-19 में 11.2% से कम होकर के 2.7% से गिर करके भी 2.1% पर आ गया है। अर्थात हमारे जो बैंक हैं वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। उसका NPA मात्र 2.1% है, यानी कि जितने ऋण देती है वापस वो आ जाते हैं। भारत सरकार के AI फॉर ऑल संगठन के तहत फरवरी 2026 में एक मेगा समिट की मेजबानी कर रही है। तो वैश्विक AI सहयोग पर इस तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? 2023 में UK में हुआ था, उसके बाद से सियोल में हुआ, उसके बाद से दिल्ली में आयोजित किया गया। पंजाब सरकार ने हाल ही में धार्मिक महत्व के कारण अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पवित्र नगर घोषित किया। सिख धर्म के 5 तख्तों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तख्त पटना साहिब तख्त बिहार में है क्या यह? तख्त सरचंड हजूर साहिब महाराष्ट्र, तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो पंजाब। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो तीनों युग्म यहाँ पर सही दिए हुए, सभी तीनों युग्म सही दिए गए, तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए गए। पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान पटना,
हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र, जहां गोविंद सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ था। दमदमा साहिब तलवंडी साबो वह स्थान जहां गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम रूप दिया गया था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन प्रगति प्लेटफॉर्म के संदर्भ में कथन पर विचार करें। 1 दिसंबर 2025 को इस सम्मेलन की मुख्य थीम थी विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे 2015 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परियोजनाओं की निगरानी और इत्यादि के लिए लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों के दोनों कथन सही दिए गए हैं। प्रगति पोर्टल को भी याद रखिएगा, 2015 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। यही सवाल यूपीएससी प्रीलिम 2026 में पूछा गया और ये हमने दिसंबर माह में पढ़ा था। कॉपी पेस्ट है, स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर किए थे। हाल ही में लॉन्च किए ध्रुवा 64 क्या है? यह सीडेक द्वारा विकसित एक पूरी तरह स्वदेशी 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसका निर्माण डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया जो ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शनल सेट आर्किटेक्चर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए। ये हमने एज इट इज़ किया था और वह सवाल भी पूछा गया। 15 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक आईटी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। सीडेक द्वारा विकसित है, 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। यह डिजिटल इंडिया RISC-V DIRB कार्यक्रम का हिस्सा है और THE-JA32 और THE-JA64 के बाद यह तीसरा चिप होगा। तो इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। ये सवाल वैसे तो यूपीएससी में पूछ लिया गया। हाल ही में दिसंबर 2025 किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को लक्षित करते मिसाइल दागा गया था? तो यह नाइजीरिया में यह हमला अमेरिका ने किया था। नाइजीरिया में यह हमला किया गया था। हाल ही में लखनऊ में उद्घाटित राष्ट्र प्रेरणा स्थल निम्नलिखित में से किस राजनेताओं की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं? तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, इन तीनों जी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इसको ज़रूर याद रखिएगा। 25 दिसंबर 2025 को सुशासन दिवस के अवसर पर मोदी जी ने लखनऊ में इसको राष्ट्र को समर्पित किया। द्रौपदी मुर्मू ने द्वारा हाल ही में संथाली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया गया। संथाली भाषा की लिपि स्क्रिप्ट का क्या नाम है? इसके स्क्रिप्ट का नाम है ओल चिकी। ओल चिकी इसके जो स्क्रिप्ट है उसका नाम है ओल चिकी। जरूर याद रखिए, इस भाषा में संविधान बनाया गया। ओल चिकी इसके स्क्रिप्ट का नाम है। जरूर याद रखें, ओल चिकी और संथाली भाषा में हमने संविधान को तैयार किया है। हिंद महासागर क्षेत्र भारत के 100 से अधिक सुनामी तैयार गांव स्थापित करने वाला पहला देश बना है। इस सुनामी तैयार कार्यक्रम के लिए वैश्विक प्रमाणन किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये यूनेस्को अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग के द्वारा यह प्रमाणीकरण किया जाता है कि यह गांव सुनामी रेडी विलेज है। तो भारत ने 100 गांव तैयार किए हैं जिसमें से ओडिशा के 72 नए गांव शामिल हैं जिनको यूनेस्को द्वारा प्रमाण पत्र मिला है। इसरो जो 24 दिसंबर 2025 को भारत की धरती से अब तक की सबसे भारी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह 6100 किलोग्राम वजनी उपग्रह अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल का एक पूर्ण व्यावसायिक मिशन था। इस उपग्रह को LVM-3 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया जिसमें क्रायोजेनिक अपर स्टेज का उपयोग किया गया। यह उपग्रह विशेष रूप से मानक मोबाइल फ़ोनों पर सीधे 4G 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इसमें तीनों के तीनों कथन सही हैं। जरूर याद रखें, इन तीनों कथन के बारे में यह सवाल पूछा जा सकता है। 24 दिसंबर को यह इसरो के द्वारा 6100 किलोग्राम का GSLV Mark 3 जिसको LBM-3 कहा जा रहा है सैटेलाइट द्वारा लॉन्च किया गया निचली कक्षा के लिए। जरूर याद रखें इसको। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशकों की सुरक्षा करने के लिए किस पहल का प्रस्ताव रखा गया है? तो बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल अब गठित किया जाएगा जो उद्योगों को सुरक्षित करने का काम करेंगे। इसरो को उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के संदर्भ में तकनीकी विनिर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। PSLV भारत का पहला लॉन्च वाहन था जिसमें लिक्विड स्टेज अर्थ स्टोरेबल लिक्विड रॉकेट का उपयोग किया गया था। GSLV को विशेष रूप से अपने तीसरे चरण में क्रायोजेनिक अपर स्टेज का उपयोग करके जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों कथन सही दिए गए हैं। इस तरह से हम सारे सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से ताकि जब आपका सवाल यहाँ से आए तो आप कर लें और रिवीजन भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।